और उनका स्वागत करने के लिए मैं श्रवण सर से निवेदन करूंगी, फूल देकर उनका स्वागत करें। इंट्रोडक्शन है, मैं आपको देना चाहूँगी। आज हमारे साथ हैं सूरत के प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम सर, जो पिछले 25 वर्षों से सूरत में मेडिकल एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वे कमर की हड्डियों से नस पर दबाव तथा हार्मोनल मोटापे के उपचार में विशेष रूप से निपुण हैं। उन्होंने हजारों मरीजों को बिना कमर के ऑपरेशन के स्वस्थ किया है और 6000 किलो से अधिक वजन कम करवाकर लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज से मुक्त किया है, जिससे वे बिना दवा के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मानसिक और शारीरिक तनाव से लोगों को दूर करके उन्हें सुखी और स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करना ही उनका लक्ष्य है। पैसों के कारण नहीं, कोई भी इस सुख से वंचित न रह जाए, इसी उद्देश्य से सुखम केयर में केयर विद कंपैशन के सिद्धांत के साथ मरीजों की विशेष देखभाल की जाती है। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। वेलकम सर। कि माइक आपको मैं दे रही हूँ। थैंक यू। मैं एक ओरिएंटेशन रख दूँ आपका, बाद में आप 2 मिनट है ना, वो ठीक रहेगा। मैं सर का एक छोटा सा ओरिएंटेशन अपन कर लेते हैं आज का, तो सेशन थोड़ा लाइन अप हो जाए, तो फिर सर लेंगे, है ना। तो 2 मिनट में कि ये सेशन, पहले तो सर का जो मेरा मित्रता है उसके बारे में 1 मिनट में मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि मेरे बच्चे होम स्कूलिंग वगैरह करते हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन ही वैसे ही हुआ था। उनके जो पत्नी है संगीताबेन दुधात, तो वो होम स्कूलिंग उनके बच्चों को करवा रहे थे, ये सर और उनके 4-5 दूसरे भी डॉक्टर मित्र हैं। तो मैं ओएसिस में जब काम कर रहा था तो मुझे उनको मिलना हुआ संगीताबेन से, और वहाँ से मुझे ये पूरा कंसेप्ट पता चला, और तब से हमारी दोस्ती हुई है। करीबन 2019 से हमारी दोस्ती है, और बहुत ही बढ़िया कपल है, दोनों बच्चों के लिए लगे रहते हैं। सर का भी बहुत ही बढ़िया स्वभाव है। उसके बाद ओएसिस में मेरे मेंटरशिप में भी थे सर, जहाँ पे मैं और जानकी दोनों कोर्स करने के लिए जाते थे, और तब का मुझे पता था उनके बारे में कि ये एक्यूपंक्चर जैसी कोई थेरापी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मेरा उनसे कभी वो नहीं हुआ था, मतलब क्लिनिकली कोई रिश्ता नहीं हुआ था। अभी अभी आपको पता ही होगा कि जानकी को हाथ में यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही थी, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्थोपेडिक को दिखाया, और उसमें से एक ऑर्थोपेडिक ने तो यहाँ पे डीक्यू करके एक ऑपरेशन आता है, वो उसने कर भी दिया यहाँ पे। ये डीक्यू का ऑपरेशन करने के बाद उसको फिर यहाँ पे वापस दिक्कत चालू हो गई, तो बहुत परेशान थी, दर्द होता था, कभी कभी पता है स्कूल में भी रोती रहती थी वो। और उसके बाद वापस हम लोग ऑर्थोपेडिक के पास गए, तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि अभी इसको सब चीरफाड़ करना ही पड़ेगा। तो फिर हमने बोला सर इसके बाद क्या गारंटी, तो बोले इसके बाद कोई गारंटी नहीं, इसके बाद आगे भी हो सकता है। तो भाई साहब ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ ये तो कितनी दवाएं खाए लोग, कितने इंजेक्शन मरवाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम तो, मुझे दिमाग में था कि यार घनश्याम सर के पास इसका कुछ उपचार है, और मेरे 2-3 दोस्तों ने भी बोला था कि यार हमको कमर का बहुत सीवियर हो गया था ना, उसके बाद कोई ऑर्थोपेडिक नहीं कर पाया, तो हमको वहाँ पे सॉल्यूशन मिला था। तो मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन किया और बताया कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोले आ जाओ मेरे पास सॉल्यूशन है। और उन्होंने 2 ही महीने में पूरा उपचार विधि से उसका एकदम, ये पूरा अभी एकदम नेट एंड क्लीन कर दिया है, उसमें कोई अभी उसको दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे अलग अलग मेडिकल टर्म में आपको बोल के डॉक्टर लोग फंसाते रहते हैं और पैसे लेते रहते हैं, यार कुछ नहीं है। शरीर को अपन अगर समझ जाए ना तो कुछ नहीं है, एकदम इजी है हमारे लिए। तो हमारी स्टाफ में भी कई बार बात होती है, आज भी 3-4 टीचर सर हमारे बीमार ही है, और बीमारी में क्या है, कुछ नहीं, सर्दी जुकाम बुखार और छोटी छोटी बीमारी में कितनी सारी हम गोलियां भी ले लेते हैं। तो सर का एक सपना था बहुत साल पहले, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से कैसे वो मरीजों को ठीक करे। तो आज उनके क्लिनिक में नेचुरोपैथी भी है, एक्यूपंक्चर भी है,
और तीसरा उनका बहुत महत्व का रोल है, काउंसलिंग भी वो खुद करते हैं। तो ज्यादातर अभी हम जो जीवन विद्या वाला पार्ट में हमने समझा कि 99% तो साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं सबको, है ना, वो विश्व में प्रूफ भी हो गया है। तो सर का वो वाला पार्ट भी बहुत बढ़िया है। आप उनके अस्पताल में कभी जाना विजिट करने के लिए, अपन स्पेशल जाएंगे, वहाँ का माहौल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई अस्पताल में आया हूँ, मैं कोई हॉस्पिटल में आया हूँ। अपने हॉस्पिटल का नाम आते ही आधे और बीमार हो जाते हैं हम लोग कि भाई साहब अभी क्या क्या करेंगे डॉक्टर हमारे साथ, और वहाँ का कैसा होगा, मतलब कितना पैसा होगा, ये सब सारी चिंता होती है हमको। बोलते हैं ना सफेद कोट और काला कोट, उससे दूर रहने का लेकिन अस्पताल में आप जाओ, एकदम हंसी मजाक चल रही है, उनका पूरा स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, एकदम लाइटली आपके साथ पेश आते हैं। सर का भी स्वभाव ऐसा है, आपको लगेगा नहीं कि कोई विशिष्ट आदमी है या कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पे बैठा है। वो भी सब काम अस्पताल में करते हुए पाए जाएंगे आपको। तो एकदम फ्रेंडली, फैमिलियर, बहुत मजा आता है उनके साथ। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो पैसे के लिए सच में काम नहीं करते। देखो पैसे की दुनिया है, अभी अव्यवस्था है, उसमें पैसा का महत्व है, पैसा होगा ही, लेकिन पैसा ही प्रायोरिटी हो जाए ना, वहां पे दिक्कत हो जाती है, वो फिर वहां पे मानवीयता गायब हो जाती है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे बढ़िया डॉक्टर है। तो मैं आपको ये एक बोलना चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप खुल के, हमारे मित्र घर के ही लोग हैं ऐसे समझ के, आप बिल्कुल संकोच में मत रहना। आपको हेल्थ को लेके जो भी है आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है ना। तो मैं आगे घनश्याम सर को निवेदन करता हूँ कि बताए हमको बढ़िया बढ़िया बातें। तो आज ऐसा इंटरेक्शन सेशन रखते हैं। मैं कुछ तैयारी करके भी नहीं आया। आप की कुछ भी तकलीफ है, मतलब कुछ भी, तो उन सवाल आप पहले मुझे देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेशन शुरू करेंगे, बराबर। तो जो भी हो कंसर्न आपके, या फिर आपके बच्चे के हो, आपके स्कूल में हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हो, तो हम आज समझेंगे क्या, वो देखने वाले हैं कि भाई आज हम उसके साइंटिफिक रूट कॉज को समझेंगे। जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या रहता है। हमको अगर एक बार 2+2 फ्लोर समझ में आ गया तो फिर वो कभी तकलीफ नहीं देता है, बराबर है। उसी तरह हेल्थ के रिगार्डिंग उसका साइंटिफिक लॉजिक क्लियर हो गया कि ये होता कैसे है और इसको हील कैसे किया जाता है, ये क्लियर हो गया, तो फिर वो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहते। जैसे अभी श्रावण भाई ने बोला कि उनकी वाइफ को ऐसे तकलीफ था, तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो मतलब उसमें एलोपैथिक के अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है, वो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो सर्जरी में आता है, तो वो वही बताएंगे। लेकिन अपने को बार बार सर्जरी नहीं करना है तो उसका दूसरा रास्ता भी हो सकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे गांठ हो गई थी जानकी बहन को, बराबर, तो गांठ यहाँ पे हो गई, तो उसका लॉजिक क्या रहता है कि गांठ हमने बाहर से खरीद के डाला क्या, कि डीमार्ट में से लिया और ये अंदर डाला और यहाँ पे गांठ बन गई, नहीं ना। तो अंदर बॉडी में ही कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो गया कि उसकी वजह से यहाँ पे गांठ का फॉर्मेट हो गया। तो वो गड़बड़ कहाँ हुई, उसको अगर हम पकड़ ले, उसको ही रिजोल्व कर दे, रिवर्स कर दे, तो ये गांठ पिघल जाती है नेचुरली, बराबर। तो यही साइंस हम आज थोड़ा लॉजिकली समझेंगे कि उसका रूट क्या रहता है। तो ये बराबर रहेगा आप लोगों का प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन साइंटिफिकली तरीके से समझते। तो पहले ये समझते हैं कि अभी जो मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, तो एक्चुअली आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है, वो समझते हैं। मेडिकल साइंस अभी हम बोलते हैं कि बहुत सारी हॉस्पिटलें बढ़ रही है, मतलब 100 बेड का, 200 बेड का, 300 बेड का, एम्स की इतनी अलग अलग हॉस्पिटलें खुल गई। तो अभी के माहौल के हिसाब से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है कि मेडिकल साइंस पीछे जा रहा है, उसको कैसे देखेंगे। हॉस्पिटल की सुविधा ज़्यादा हो गई ना अभी, मतलब जैसे आपको यहाँ से मतलब, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, सुविधा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, विकास बोलेंगे उसको, बराबर। ओके, अभी उल्टा सोचते तो मेडिकल का विकास कैसे बोलेंगे, जैसे हम बीमार ज़्यादा पड़े और सुविधा मिल जाए, वो विकास है कि बीमार कम पड़े नहीं हो, उसको विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, बराबर। तो अभी जो चल रहा है विकास, वो विकास ऐसा चल रहा है कि आप कुछ भी खाते पीते रहो, बीमार पड़ो, उसके लिए अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें भी आपको कम खर्चा लगे, उसके लिए मेडिक्लेम है, बराबर। इसको हम विकास के दौर में डाल दिए, लेकिन भुगतना किसको है, हम सबको ही। तो होना क्या चाहिए
कि बीमार ही कम पड़े और हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर बीमार पड़े भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कौन सी सॉल्यूशन है अपने को ही पता हो कि उसको अप्लाई करके हम खुद ही उसमें से रिवर्स हो सके, इतना तो पता होना चाहिए, बराबर। तो हम इस तौर पे आगे बढ़ेंगे आज, बराबर। तो पहले आप लोगों को सवाल से शुरू करते हैं कि अंदर से कहाँ पे अटके हुए सब लोग हेल्थ के मामले में, बोलो। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम पर्सनल हो तो भी चलेगा, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आपके घर में कोई इश्यू हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, या फिर आपके बच्चों के यहाँ जो रहते हैं उनके कोई हेल्थ कंसर्न बार बार आते हो जो आपको पेरेंट्स मीटिंग में, हाँ मेरी मम्मी के लिए कंसर्न है। हाँ मैडम माइक में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आ रही है। मेरी माता होता था तो डॉक्टर के पास दिखाया, मेडिसिन हुआ 10-20 दिन का, तो थोड़ा भी आराम नहीं हुआ, तो उनको ब्रेन का सीटी स्कैन करने के लिए बोला गया। तो मैं परसों भी कराया, तो रिपोर्ट कराया, तो एक डॉक्टर ने बोला कि नर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे गौरव पटेल हैं, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर आज वापस से उनको ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब रिपोर्ट सब नॉर्मल है, फिर भी उनको ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूज़न है, मेडिसिन के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है, उनके पास क्या है उनके अंदर, बॉडी के अंदर, बस एक कंफ्यूजन है कि यही क्वेश्चन था। पहले सब सवाल ले लेंगे, फिर उसके साथ में मैं एक ऐसे दौर से निकलेंगे कि उससे रूट कॉज एक ही निकलेगा सबका, बराबर। मेरा लड़का है 17 साल का, तो उसके मतलब बाल अभी से थोड़े थोड़े वाइट होने लगे, मतलब कैसे कि 40% हो ही गए। तो उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास? उम्र कितना? 16 साल का। 16। बढ़िया। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एज अ गर्ल मैं ये कह सकती कि एक कॉमन प्रॉब्लम है सबको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये सबका ही कॉमन है, इसीलिए मैं इस बारे में पूछना चाहूँगी कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है हमें, हाँ, ये बराबर। क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे ये बहुत कम हो जाए या फिर ना ही रहे। घुटना, कमर और ये पैर भी फूल जाता है। और बहुत सारा एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब मेडिसिन खा लिए, फिर भी उनका कुछ उम्र के हिसाब से ऐसा होता है या कुछ इसका कुछ इलाज हो पाएगा? होगा, इलाज भी होगा, उम्र के हिसाब से भी होता है और उसका इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। वो दोनों में क्या डिफरेंट है वो देखना पड़ता है। हाँ, हाँ। वो पेशेंट टू पेशेंट अलग रहता है। अच्छा, तो पेशेंट को देखे तो ज्यादा समझता है। हम आज ओके। जनरल चर्चा करेंगे, उसमें सर। कुछ तो कंसर्न ये निकल आएगा। ओके सर। और मेरा सर ये कोने में ही दर्द होता है और बार बार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ, तो ये दुखता है? साइड, हाँ दुखता है, बहुत दुखता है, चल नहीं पाता हूँ, ऐसा होता है। वो भी देख ले। और गैस की समस्या भी होता है, पेट में थोड़ा, गैस की समस्या। हाँ पेट की गैस की समस्या। एसिडिटी, हाँ सर, बस यही बोलना है। सर अभी मतलब मेरी हेल्थ अभी सही है, लेकिन मान ली क्या होता है रोज मतलब लगातार 4-5 दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द होता है, मतलब कि उसे कंट्रोल करना नहीं होता है, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और चक्कर से आते रहते हैं। कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता उसको। हाँ। लाइट भी पसंद नहीं आती। लाइट भी पसंद नहीं है और चक्कर जैसे आने लगते हैं, मतलब कि अगर खड़े हैं तो नॉर्मली चक्कर आते रहते हैं। और बोलो बोलो, ऐसे ही बोल दो, मोटे आवाज से बोलो। मम्मी को ऐसा है ना कि उनको भी माइग्रेन में दिक्कत है। ऐसा होता है कि लगभग जैसे आज सुबह स्टार्ट हुआ उनको 6 बजे से अगर ट्रेन शुरू हो रहा है तो एक ही साइड का होता है, एक साइड में ही होता है। और लगभग आज अगर सुबह मॉर्निंग 6 बजे आया तो कुछ 6 महीने का कोर्स बताया था डॉक्टर ने, वो भी करवाया, लेकिन थोड़े ना 2-3 महीने का गैप आ गया था कि हाँ सब तो ठीक थे, वापस आ गए। धीरे धीरे वापस से शुरू हो रहा है। बराबर। तो पता नहीं इसका क्या है।
एक्चुअली माइग्रेन का दवाई ही नहीं है। और ऐसा डॉक्टर हाँ, के तरफ आप से जब कोई- जाते हैं तो दवाई देते हैं, तो दवाई जो देते हैं वो मैनेजमेंट के तौर पे देते हैं। बस मैनेजमेंट मतलब जिंदगी भर करना पड़ता है, सॉल्यूशन एक ही बार होता है। मैनेजमेंट तो जिंदगी भर चलेगा, बराबर। तो सॉल्यूशन नहीं है, मैनेजमेंट है कि आपको दर्द होगा तब दवाई खाओ तो अच्छा लगेगा, दवाई का पावर खत्म, नेक्स्ट अटैक आएगा तो वापस दवाई खाना है। सॉल्यूशन क्या है कि नेक्स्ट बार अटैक आए ही नहीं, बराबर। उसका कॉज क्या है उसके ऊपर काम करे तो वो निकल सकता है, बराबर। मेरी सास को प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, साथ साथ में डायबिटीज भी बढ़ता है। हाँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, हाँ, बराबर। और अभी मैंने सोचा है कि ज्यादातर 18 से 22 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ती हाँ। हैं। वो क्यों? बराबर। रोज पेपर में देखते हम, उसमें दूसरा कुछ नहीं लिखा रहता, एक पैराग्राफ तो आता ही है कि वराछा में 35 साल का लड़का, इधर 35 साल की लड़की, बराबर। आज समझेंगे। हम चॉकलेट खाते भी नहीं क्योंकि हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाती डायबिटीज बढ़ जाता है। कैविटीज, दांतों का प्रॉब्लम। और हाँ, सर मेरी मम्मी को मतलब पैर में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती है। घुटने में, हाँ नहीं, पैर में, घुटने से लेकर नीचे पाँव पाँव तक। में, हाँ, ओके। बहुत इलाज करवाए फिर जब भी से- खड़े रहते तब ज्यादा पेन आता है। हाँ 10 बराबर? मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हाँ। है। एक कमर का प्रॉब्लम है, बराबर। एक्चुअली समझेंगे अभी। तो आज जो भी हम समझेंगे ना, उसमें 2 चीज कवर करेंगे, एक फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, बराबर। तो जितनी भी बीमारियां होती है ना, मेजोरिटी ये 2 चीजों में डिवाइड है। अभी तक की जो 25 साल से मैंने जो प्रैक्टिस किया है उसमें देखा है, एक तो फिजिकल लेवल पे होती है या इमोशनल लेवल पे होती है। तो मेजोरिटी जो होती है वो इमोशनल लेवल पे, मतलब साइकोसोमेटिक डिसीज जो भी बोलते हैं ना, तो मतलब मेडिकल साइंस जो भी बोल रहे हैं, सब लोग ने माना है कि जितनी बीमारियां हैं लगभग 80-90% साइकोसोमेटिक है, बराबर। और फिजिकल, तो फिजिकल में क्या आएगा कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आप खाना क्या खाते हो, कितनी बार खाते हो, और एक्सरसाइज मूवमेंट आपका कैसा है। और फोर्थ रहता है, 4 पिलर रहते हैं अपने हेल्थ के, एक तो 3 हो गए, और चौथ रहता है कि आप सोचते कैसे है, मतलब आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से आपकी जिंदगी चलती है, बराबर। ये 4 पिलर अगर बैलेंस है तो आपका हेल्थ एकदम नॉर्मल है, बराबर। तो अभी किसी का सवाल है कोई कि आगे बढ़े? एक वजन बढ़ना किसी का है कि नहीं है? ओबेसिटी है? तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चक्कर आना, हेयर फॉल, नी एलर्जिक राइनाइटिस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, माइग्रेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कमर के मणके से नस दब जाना, वजन बढ़ना, बराबर, ये सब अपने कॉमन प्रॉब्लम दिखते हैं मेजोरिटी लोगों को। इसमें से मेजोरिटी जो डिसीज है, मतलब जैसे कि हेयर फॉल, एलर्जी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, माइग्रेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब मेजोरिटी आपके खान पीन से जुड़े हुए बीमारियां हैं, बराबर। तो खान पीन में अगर हम कहाँ चेंज करें, इन सब के अंदर से रिवर्स कर सकते हैं, बराबर। तो शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, बेसिक से शुरू करते हैं तो थोड़ा आपका लॉजिकली पूरा क्लियर हो, बराबर। ये सब चीज अभी दिखेगी नहीं आपको उसमें, लेकिन इसका सॉल्यूशन यहां से मिलेगा अपने को। तो आज बच्चे की तरह पढ़ना ही ऐसा ही समझ के चलो, बराबर। तो सबसे पहले हम खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। सही है सबका जवाब, बराबर। मैं रैंडमली किसी को भी पूछता हूँ, बराबर, इंटरेक्शन करेंगे। आप कोई पूछोगे? चलो।
आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अच्छे से नाश्ता चल रहा है आपका खाना पीना? सुबह क्या लेते हैं? सुबह फ्रूट्स या फिर रोटी सब्जी ऐसा। कितने बजे? रिसेस के टाइम पे 10 बजे। और उसके पहले कुछ? नहीं, उसके ओके, 10 बजे आपका होता है। उसके बाद में? बाद में 1 से 2 बजे के बीच में लंच। फिर रात में डिनर थोड़ा सा लेट होता है तो 9:30 या 10 से। 9:30। उसके पहले उस लंच और डिनर के बीच में कुछ? इसके लिए फिर कुछ बेसिक स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह कुछ? हाँ। ओके, तो उनका हो गया ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और शाम का डिनर। और खाने से क्या मिलता है? बराबर है? नहीं देखो सामने ही है, बराबर। मैंने तो उसको पूछा, पढ़ के तो नहीं आया मैं उसका, उसी ने बोला खाने से क्या मिलता है? एनर्जी। और कितनी बार खाते हैं? 4 बार। जो लोग खाए उसका एनर्जी कैसा होना चाहिए? एकदम पिक पे, कि सुबह खाए तो मतलब सुबह जितना एनर्जेटिक फील होता है सोते समय तक फुल एनर्जी के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिक यही बोलता है, बराबर। अभी आप दूसरा सवाल, कि आपका एनर्जी शाम को 3, 4, 5 बजे के बाद कैसा रहता है? फुल सुबह उठ के जो एनर्जेटिक रहते हो शाम तक वही एनर्जी से काम कर सकते हैं कि एनर्जी डाउन रहती है? क्या होता है? 6 बजे के बाद थोड़ा सा लो हो जाता है। बराबर। तो ये गया कहाँ? खाना किधर गया? नहीं, बहुत ही जबरदस्त है। यही तो पकड़ना है कि हम समझते हैं कि खाने से एनर्जी मिलती है, तो खाना तो हम खा ही रहे हैं ऑलमोस्ट 3, 4 बार, फ्रूट्स वगैरह सब अच्छा जा रहा है, तो एनर्जी कहाँ जा रही? मतलब एनर्जी क्यों नहीं आ रही? होता है डाउट ऐसा? बहुत बढ़िया। तो आज समझेंगे खाने से एनर्जी नहीं आता है, एनर्जी आता है खाना पचने के बाद। खाना अगर जो डाइजेस्ट होगा उसके बाद एनर्जी आता है, खाना खाने से एनर्जी नहीं आता है। ये एक मिथ है। तो ये क्लियर हुआ आज का? लेकिन पचेगा कैसे? अभी हम तो बोल रहे कि खाना पच जाए उसमें से एनर्जी आएगा, लेकिन पचेगा कैसे? मतलब अभी वो तो सुबह से शाम तो चल रहा है, मतलब 10 बज गया, चलो लाओ लंच में लाओ, स्नैक्स लाओ, डिनर में लाओ, वो तो इंटेक तो चालू ही है। तो पचेगा कैसे? पचने की प्रोसेस क्या करेंगे? बराबर। तो अभी एक और इसके ऊपर से दूसरा समझ लेते हैं। खाना खाने से एनर्जी मिलती है ऐसा हमने बोला, लेकिन प्रूव किया तो देखा कि खाने से एनर्जी नहीं आती, पचने से एनर्जी आती है। अभी दूसरा सवाल, खाना को पचने में कितना टाइम लगता है? जैसे आप ही को पकड़ते चलो, बराबर। आप समझ लो कि आपको कहीं शॉपिंग गए हो, बराबर, और शॉपिंग में आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, और आपको लग गई भूख। भूख लगती है तब खाना खाते हैं कि टाइम देख के खाना खाते हैं? खाना कब खाया जाता है? तो सवाल का जवाब ये रहेगा कि जब भूख लगे तब खाना खाना है। एक्चुअली भूख लगे तब खाना खाते हैं हम लोग? हम कब खाते हैं? टाइम मैनेज करने के लिए कि भाई स्कूल पे कितने बजे जाना है, इतने बजे लंच ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, बराबर। उस टाइम भूख है कि नहीं है वो लेना देना नहीं है, आपका टाइम उधर ही उस टाइम ही मिलता है, इसलिए ब्रेकफास्ट उस टाइम कर लो, फिर बीच में रिसेस हो जाएगी, इंटरवल, उस दरमियान थोड़ा सा जो मिले फटफट खा लो। उस टाइम भूख है कि नहीं वो मतलब नहीं है, कि टाइम उधर मिला है। सही है कि गलत है ये? हाँ। लेकिन किसी को भी पूछो कि खाना कब खाना है तो जवाब क्या देंगे? भूख लगे तब। 10 बजे तब। हाँ। तो हमारा सवाल का जवाब ये है कि भूख लगे तब खाना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखने जाए तो हम ऐसे करते नहीं है, हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से खाना खाते हैं, बराबर। अभी दूसरा सवाल ये कि भाई खाना खाएंगे तो पचने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। हल्के से हल्का खाओ तो 1.5-2 घंटा। अभी आपका नाम क्या है? रुजाली। रुजाली ना? अच्छा, चलो रुजाली बहन है, उसको शॉपिंग में जाना है, तो एकदम एनर्जी डाउन है, मतलब भूख लगी है, अंदर से भूख लगती है तो क्या सिम्टम्स देता है बॉडी?
बॉडी के हर एक टाइम पे सिग्नल रहते हैं। जैसे भूख लगेगी तो उसका कुछ सिग्नल होगा तभी तो हम खाना खाएंगे। तो भूख लगेगी तो सिग्नल क्या देगा बॉडी? हाँ क्या बोला कोई? हाँ पेट से गुड़गुड़ आवाज आएगी, बराबर। फिर बॉडी में एनर्जी अब बहुत ज्यादा रहेगी कि कम हो जाएगी? एनर्जी डाउन हो जाएगा, मतलब थकान थकान लगने लगेगा कि अभी पेट्रोल नहीं है बॉडी में, डालना पड़ेगा। ये सब सिम्टम्स है ना, मतलब ये सिम्टम्स किस चीज के हैं कि अभी पेट्रोल भरने की जरूरत है, मतलब खाने की जरूरत है अपने बॉडी के हिसाब से, बराबर है। तो अभी रुजली बहन को 3 घंटा 2-3 घंटा शॉपिंग करना है मैरिज का और खाया नहीं है तो अंदर से क्या हो गया? बॉडी ने आवाज आना शुरू हो गया, थकान शुरू हो गया। अभी 3 घंटा फोकस कैसे होगा शॉपिंग में, बराबर। तो अभी वो क्या किया कि चलो एक वड़ा पाव लेते हैं और काम करने के हिसाब से थोड़ा एनर्जी मिल जाए, सैंडविच वड़ा पाव जो भी उसको पसंद है वो खाया। जैसे वड़ा पाव खाया या सैंडविच खाई तो एनर्जी तुरंत आया और फिर अभी प्रॉब्लम नहीं। एक बाइट सीधा मुंह में गया वड़ा पाव का, अंदर से सीधा सिग्नल ऑन कि अभी आप 3 घंटा शॉपिंग करो, कोई प्रॉब्लम। अभी वड़ा पाव पूरा अंदर गया नहीं है, कितना गया? एक बाइट सी गया है। होता है ऐसा? हाँ। तो अभी वही उसी ने बोला कि भी खाना खाने के 2 घंटे के बाद पाचन होता है 2 घंटे के बाद। तो वड़ा पाव जो 2 घंटे के बाद पचेगा उसी के बाद एनर्जी आएगा ना। अब तो खाने से एनर्जी मिलता है, तो अभी एनर्जी उसका डाउन था तो उसने वड़ा पाव खाया तो एनर्जी कब आना चाहिए और आया कब? उसी सेकंड। तो ऐसा कैसे हो गया? तो सोच के तो फिर वड़ा पाव का खर्चा क्यों करना? वो तो फिर ऐसे ही सोच सकते हैं। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है? ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि 2 घंटे के बाद आता तुरंत। हाँ एनर्जी फील तुरंत होती है और हम बोलते हैं कि खाना 1.5-2 घंटे बाद पचता है। तो मैच तो हो नहीं रहा दोनों चीज, तो ये कैसे होता है, काम कैसे करता है बॉडी, यही समझना है अपने को, बराबर। तो बॉडी में क्या होता है कि जब भी आप एक बाइट लेते हो, मुंह में जैसे बाइट डालते हैं तो जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, बराबर। तो जैसे आपके बॉडी में वड़ा पाव खाया तो मुंह के टेस्ट बर्ड्स में जैसे सिग्नल भेजा कि कुछ खाना आ गया, बराबर। बॉडी का सिग्नल क्या था कि भूख लगा है, कुछ पेट्रोल डालो। लेकिन पेट्रोल के फॉर्म में आपने कुछ भी डाला, जैसे यहाँ पे वड़ा पाव का बाइट गया तो सिग्नल कौन से मिल गया? किसको? टेस्ट बर्ड को। उसने तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। तो ब्रेन क्या करता है? तुरंत ग्लूकोज रिलीज करता है। तो लेकिन ग्लूकोज रिलीज कहां से करेगा? जैसे उसके पहले एक मैं थोड़ा बता दूं आपको ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज हमारा गाड़ी चलता कैसे, फिर इस टॉपिक को वापस कनेक्ट करता हूँ, बराबर। इसमें ऐसा होता है मेरे साथ में कि भूख लगती है ना, हाँ। बाद में कुछ काम में भी मन नहीं लगता। हाँ बराबर, वही तो मतलब ऐसा होता है। वही तो बोल, आपके पास रोल्स रॉय गाड़ी है टॉप लेवल का मॉडल, बराबर। वो गाड़ी चलेगी कब? जब उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो। बाकी वो कितना भी बड़ा मॉडल है वो 1 फुट भी नहीं चलती है, बराबर। तो हमारी जो गाड़ी है ये सब रोल्स रॉय के मॉडल है हमारे, बराबर। उसके अंदर खाना जाएगा तो ही वो काम करेगा, लेकिन खाना जाएगा उसका सिग्नल तो देना चाहिए ना। हम सिग्नल के बिना उसके अंदर डाल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, बराबर। तो अभी देखो खाने के लिए क्या करेंगे कि खाना हम जो खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी कुछ भी खाओ, करेला खाओ, काजू कतरी खाओ, तो यहाँ के लिए सब नाम है, बराबर। जैसे इसको क्रॉस कर गया, ये इसके आगे निकल गया, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद काजू कतरी से भी ग्लूकोज बनेगा और करेला में से भी ग्लूकोज ही बनेगा, समझ गए। बॉडी के अंदर हम कुछ भी खाना डालते हैं वो खाने के अंदर डाइजेस्ट होके उसमें से ग्लूकोज बनता है। ये जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी का पेट्रोल है। हमारी बॉडी जैसे रुजोलिबेन है तो रुजोलिबेन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन रुजोलिबेन के अंदर अब जो सेल है, सेल समझते हैं ना, सेल के फॉर्म बन के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से फिर रुजोलिबेन बनती है, बराबर। तो ये जो सेल है उसको ग्लूकोज चाहिए, उसका पेट्रोल क्या है? ये ग्लूकोज, बराबर। और ग्लूकोज हम दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं उसमें से बनता है। आप कुछ भी खाओगे उसमें से ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज सेल तक पहुंचाने का जो काम है ये यहाँ पहुंचेगा, तब जाके आपकी बॉडी को एनर्जी फील
होगी, ये डिजाइन है, बराबर। तो अभी ग्लूकोज जो है वो आप जो भी खाते हो वो ग्लूकोज बनने के बाद ये ग्लूकोज यहाँ तक पहुंचाना भी पड़ेगा, सेल तक ट्रांसपोर्ट चाहिए ना। जैसे ग्लूकोज तो बन गया लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैसेंजर सिस्टम है, एक हार्मोन्स बोलते हैं उसको। जैसे एक है इंसुलिन, इंसुलिन नाम सुना है सबने? तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स क्या करता है कि जो भी ग्लूकोज बनेगा उसको तुरंत ही आपकी बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा, बराबर। और सेल के अंदर क्या रहता है? यहाँ पे गेट रहता है और इनको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, IR, इंसुलिन रिसेप्टर। ये लॉक है, एक की है, बराबर। जैसे ही ग्लूकोज बना तो बॉडी में तुरंत क्या करेगा? बॉडी इंसुलिन को बनाएगा कि भाई ग्लूकोज को लेके यहाँ पहुंचाओ। तो इंसुलिन तुरंत ग्लूकोज को यहाँ पहुंचाएगा, ये इंसुलिन से ये ताला खोलेगा और ग्लूकोज अंदर जाएगा और ये जितनी भी जरूरत है पेट्रोल की वो पहुंच गया उधर, बराबर। अभी आपने लिया है, आपकी जरूरत है रुजाली बहन की रोज की 1000 पेट्रोल की जरूरत है। कितनी? 1000। लेकिन वो खाने में ले रहे हैं 1100, रोज का 1100 का पेट्रोल डाल रहे बॉडी में। तो बॉडी 1000 तो सेल यूज कर लेगा, बराबर। अभी वापस 100 पेट्रोल बचेगा। तो पेट्रोल क्या है? डेंजर चीज है। उसी तरह ग्लूकोज जो है वो टॉक्सिक लेवल है, मतलब ग्लूकोज बॉडी रख नहीं सकता है, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगा? इंसुलिन का दूसरा काम क्या हो जाएगा? एक काम है ट्रांसपोर्टिंग करके सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाना और दूसरा उसका काम है उसको डिपोजिट कर देना। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देगा। ये टाकी जो है ये लिमिटेड स्टोरेज है, मतलब अपने पास जो पर्स रहता है तो पर्स में हमारे पास कितने पैसे होते हैं? 500, 1000, 2000। अगर रुजाली बहन को पसंद आ गया कोई डायमंड का नेकलेस तो उसको लगेगा 25,000। तो पर्स में तो नहीं होता है, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर घर जाएंगे, या फिर कुछ उसका प्लॉट एक्स्ट्रा पैसे से लेके रखा हुआ है तो प्लॉट बेचेंगे या बैंक से उठाएंगे, मतलब जो स्टॉक है उसमें से लेना पड़ेगा, पर्स में नहीं होता है। क्लियर हो? तो ये जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में स्टोर होता है ये पर्स है, इसमें से इमरजेंसी में यूज होता है, बॉडी अपना ग्लूकोज यूज करता है। इसके बाद अगर और बचा हुआ है तो बॉडी कहाँ यूज स्टोर करेगा उसको? फैट में। ये जितना फैट में जमा होता जाएगा ये अपना फिक्स डिपॉजिट है, बराबर। ये अपना वेट बढ़ रहा है, पुट ऑन, वजन बढ़ना। समझ में आया? ये फैट कहाँ स्टोर होती है? पूरे बॉडी में। हाँ, ये पूरे बॉडी। हाँ, ये अनलिमिटेड है। ये फैट को स्टोर करना अनलिमिटेड स्टोरेज है। बैंक में कितने भी पैसे डालो, बैंक वाला बोलेगा कि अभी मत दो, हाँ, वो तो बोलेगा डालो, कोई करोड़, 1 करोड़ डालो, 5 करोड़ डालो, वो डिपॉजिट करते ही जाओ, बराबर। ये जितना डिपॉजिट करते जाओ उतने लेयर बनते जाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, वजन बढ़ना बोलते हैं, बराबर। दूसरा वजन बढ़ना, उसके साथ साथ में हार्मोनल ओबेसिटी, मतलब ये वजन बढ़ना, उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है। लेडीज के अंदर PCOD, PCOS ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब पीरियड्स में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, एक सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पीरियड के टाइम पेन होना, उसमें क्लॉटिंग्स होना, जल्दी आ जाना, लेट आना, फ्लो बहुत ज्यादा आना, बराबर। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसका भी कॉज यही है, बराबर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके बाद आगे बढ़े तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब धीरे धीरे लिस्ट बहुत लंबा है, बराबर। कैंसर ये भी इसी में आता है। जितने भी अभी मार्केट में अभी जो आपको बड़ी बीमारी दिखती है उसके रूट कॉज यहाँ से शुरू होता है। उसका सबका जो रूट कॉज कौन है? इंसुलिन, बराबर। अभी हम कहाँ पे अटके थे? आगे का ये इतना क्लियर हुआ सबको? हम खाते हैं, उसमें से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज सेल को जरूरत है, उसको पहुंचाने के लिए बॉडी में कौन आता है? मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन आता है। इंसुलिन सबसे पहले क्या करेगा? सेल को पहुंचाएगा, बचेगा उसको लीवर में ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा, और बच गया तो फैट में स्टोर करेगा। ये डिजाइन है अपना, बराबर। अभी हमने बोला था रुजाली बहन को भूख लगी तो वो जो खाया वो इंस्टेंट एनर्जी आया। तो इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आता है? जैसे आपने खाया तो बॉडी क्या करेगा? ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, टंग के जो रिसेप्टर है वो
कि भाई मजा लाओ, मतलब प्लेजर फील कराओ, मतलब खुश एनर्जी लाओ, तो एनर्जी तो आ गई तुरंत एक ही बाइट में। लेकिन ब्रेन बोलेगा कि भाई तुरंत मेरे पास थोड़ा एनर्जी है, वो क्या करेगा, वो तुरंत लीवर को कॉल करेगा, लीवर को बोलेगा तुम ग्लाइकोजन में जो तुम्हारे पास लीवर में ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज पड़ा है उसको छोड़ो, रिलीज करो। तो ये रिलीज होता है ग्लाइकोजन में से, उससे आपको मजा आता है इंस्टेंट। अभी आप जब जितने भी लोग सुन रहे हो, आप सबको एनर्जी की जरूरत है कि बिना एनर्जी से गाड़ी चलता है। अभी जैसे मैंने बोला कि आपका रोल्स रॉय का गाड़ी है, उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल है तो ही 1 फुट चलता है, बाकी चलता नहीं है। तो आप लोग जब सुन रहे हो तो आपको एनर्जी लग रही है ना, अभी आपका एनर्जी यूज हो रहा है ना, तो आपकी एनर्जी अभी कहां से यूज हो रही है, लीवर में से, बराबर। ये कंटिन्यूस यूज होता है। फिर जैसे अभी आपका 10 बजेगा तो आप तुरंत खाना खाओगे, और खाना खाने से आप क्या करोगे कि जैसे ही ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज लीवर के अंदर जो पर्स में से आपका 1000 रुपया खर्च हो गया, अभी यूज कर लिया, तो वापस वो भर लेंगे। फिर जैसे ही यूज करना शुरू किया, वापस लंच स्नैक्स का टाइम हो गया, चाय बिस्किट वापस आपने भर लिया, वापस यूज किया, वापस भर लिया। इसको हम कंटिन्यूस यूज करते रहते, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज, फिर खाली हो गया वापस भरा, खाली हो वापस भरा। समझ आया? तो जो आपको तुरंत मजा आता है वो इसकी वजह से आता है, और इसीलिए आपको इंस्टेंट अच्छा लगता है। और दूसरा, जैसे आपने खाना खाया तो ये एक अंदर वापस सिग्नल भेज देता है ब्रेन को कि भाई मैंने पेट्रोल भर लिया है, आपकी टाकी खाली करो, मैं वापस आपका स्टॉक भेजता हूँ, बराबर। मतलब खाली हो जाएगी तो मैंने जो बड़ा पाव खाया है उसमें से एनर्जी आके वापस ही मिल जाएगा आपको, आप अभी रिलीज करो। ऐसी डिजाइन बॉडी में कंटिन्यूस चलती रहती है। यहां तक कुछ डाउट है? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, थायराइड, ये जितनी भी बीमारी है ना, एक्चुअली ये सब बीमारी लाइफस्टाइल डिसीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे ये आपके हाथ में है इसको कंट्रोल करना, बराबर। जैसे मच्छर काट के चला जाए आपको मलेरिया हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी काट के जाएगा उसके हिसाब से, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो बाहर से कोई अपने ऊपर अटैक किया और अपनी बीमारी आई। ये सभी बीमारी आपके हाथ में है कि उसको बीमार होना है कि नहीं होना है। क्लियर हो? लेकिन पता नहीं है कि उसको सॉल्यूशन करना क्या है, बराबर। जैसे हमारी ह्यूमन की डिजाइन, जैसे जीवन विद्या के श्रवण भाई ने काफी क्लासेस लिए होंगे आपने, तो हम ये पृथ्वी पे क्यों जिंदा है, मतलब हम आए क्यों, इसका कोई पर्पज है ना। उसी तरह हमारी बॉडी का एक, जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का एक पर्पज है, क्या है कि भाई कोई दूर बैठा है उससे मैं बात कर सकता हूँ, बराबर। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उसको मैं देख के भी बात कर सकता हूँ, इमरजेंसी तो मैसेज कर सकता हूँ, मेल पढ़ सकता हूँ, ये उसका पर्पज हो गया, उसी के लिए डिजाइन हुआ है ये, बराबर। और उसको जरूरत है तो क्या कि एक बार चार्ज कर दो 100%, दिन भर चलता है, हो गया ऐसा, यही है। तो अपना भी ये मोबाइल ही है, लेकिन इसको कितनी बार चार्ज करो ये पता नहीं है। 10 बजे तो चार्ज करो, वापस लंच चार्ज करो, स्नैक्स में चार्ज करो, डिनर में चार्ज करो, रात को कोई ऑफर करे कि चलो भाई आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वो भी चलो, और सूरत में तो 12 बजे का खमन, तो वो भी चलो, है कि नहीं। तो बॉडी की जो डिजाइन है एक्चुअली वो 1 या 2 मील के लिए बना है। ये 1 या 2 मील, 1 या 2 बार ज खावाना, 1 या 2 ही बार खाना उसी के लिए डिजाइन हुआ है एक्चुअली। और हम कितनी बार खाते हैं? 3 बार तो मिनिमम। 1 या 2 बार हम नहीं खाते, बाकी खाते हैं। तो 1 या 2 बार खाना, और उसके साथ 4 से 6 घंटा हार्ड वर्क। 1 या 2 बार खाना और उसके साथ में 4 से 6 घंटा हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क मीन्स खेती वाला जो मेहनत वाला काम होता है वैसा वाला, पसीना निकालना, हाँ वैसे वाला काम करना है। और 1 या 2 मील लेना है, इतने के लिए ही बॉडी बना है। मतलब बॉडी को इतना ही जरूरत है, ये रोज होना चाहिए। लेकिन अभी 1-2 की जगह हो गया 4 का 5, ये बढ़ गया। और ये 4 से 6 घंटा हार्ड वर्क हो गया स्मार्ट वर्क। मतलब आप कितना भी काम करो, आप काम करते होंगे ज्यादा, जेम के आप लोगों को सलाम है सब लेडीज को,
कि आप घर भी संभालते हो, यहाँ भी आते हैं, वापस जाके घर संभालते हैं, मतलब आपका अगर वर्किंग आवर्स देखे तो ऑलमोस्ट जेंट्स से ज्यादा है, बराबर, बहुत ही ज्यादा है। तो 4 to 6 की जगह अपना हो गया हार्डवर्क, 10 से 12 घंटा काम करते हैं, उससे भी ज्यादा होगा आप लोगों का तो। लेकिन सब कैसा वर्क है, स्मार्ट वर्क जैसा है, उससे पसीना नहीं गिरता है, मेहनत वाला नहीं रहता है, समझिए। तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया और यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। तो मेजोरिटी हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज दे के बीमारी को हल करना इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको रूट ही समझ लो कि इसका जरूरत कितना है, क्योंकि ये 1 से 2 मील की जरूरत होती है और उससे बॉडी चलता है मेरा। हमने आजकल जो खाना है, जो फूड, उसको एंजॉयमेंट के साथ जोड़ दिया है। एक्चुअली फूड जो है वो फ्यूल है, वो सिर्फ आपकी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी मिलता है उसमें से, इसलिए लेना होता है। लेकिन फूड को हमने जोड़ दिया एंजॉयमेंट के साथ। तो एंजॉयमेंट के साथ जोड़ दिया तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, आप 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, 6, क्योंकि उससे मजा ही आ रहा है, बराबर। जैसे उसमें बोलते हैं ना, हम निरंतर सुख की खोज वाले आदमी है सब, तो खाने से तो मजा आता ही है, तो खाते रहते हैं। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली वो तो फ्यूल के लिए डिजाइन है, तब तक ये प्रॉब्लम, ये विशियस सर्कल में फंसे रहेंगे। अभी ये समझते हैं कि इन सब चीजों का रूट कॉज क्या है, बराबर। तो रूट कॉज ये निकाल दो, ऊपर करेंगे बॉडी में हल्का उठा। अभी तक का जो चला उसमें कोई डाउट हुआ किसी को, और कुछ अलग से समझ में आया? पहले जो अब तक समझ के चलते थे, कुछ नया दिमाग की बत्ती खुली, हाँ, कि एक्चुअली बॉडी काम क्या करता है और उसका रूट कॉज क्या रहता है। तो रूट कॉज क्या है? इंसुलिन। तो एक्चुअली इंसुलिन जो है वो रूट कॉज नहीं है। इंसुलिन, ये जो हमारी बॉडी है, ये सेल, इसके अंदर जो ये ग्लूकोज जा रहा है, और यहाँ पे क्या था, एक इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन यहाँ जाता है, लेकिन हम बार बार खाते रहते हैं, 3 से 4 बार। तो क्या होगा कि जितनी बार आप खाओगे उतनी बार इंसुलिन स्पाइक होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे खाया तो उसको ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को मैनेजमेंट करने के लिए कौन आएगा? इंसुलिन। वापस चाय पिया, वापस कौन आएगा? इंसुलिन। लंच लिया, कौन आएगा? इंसुलिन। वापस डिनर, कौन आएगा? तो बार बार जब हम इंसुलिन को स्पाइक करते हैं अंदर बॉडी के अंदर, उसको बार बार बुलाते हैं, तब जाके क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल है, उसका इंसुलिन रिसेप्टर है, वो क्रैक हो जाता है, बराबर। इनकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन रिसेप्टर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड में आ जाता है। तब क्या होगा कि आपका इंसुलिन जो है ग्लूकोज बनाएगा, आप खाओगे भी। जैसे उनके केस में क्या हो रहा है, सिंपल लॉजिक समझते, ये 4 बार खा रहे हैं तो खाना तो जा रहा है बॉडी में, ग्लूकोज भी बन रहा है, इंसुलिन भी है, इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल तक भी लेके जा रहा है, लेकिन सेल हो गया है, ये दरवाजा क्रैक हो गया। अभी वो बोलेगी भाई कितनी बार मैं बार बार खोल करने का, बराबर। तो इंसुलिन की चाबी से ये इंसुलिन रिसेप्टर अभी खोलेगा नहीं। इसके लिए क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो पहुंच नहीं पाया, सेल के अंदर ग्लूकोज लेके गया लेकिन सेल ने लिया नहीं, तो ग्लूकोज पड़ा रहा। तो अभी ग्लूकोज पड़ा रहा तो बॉडी क्या करेगा, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में रख नहीं सकता है, वो क्या करेगा, तुरंत ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा। उसके बाद जो बचा उसको फैट में स्टोर करेगा। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा है वो सेल तक पहुंचता नहीं, इसलिए उसको थकान सी लगती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए लेकिन उसको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, इसलिए उसको शाम तक में एनर्जी डाउन हो जाती है। खाते हुए भी, खाना खाने के बाद भी उसको एनर्जी मिलता नहीं, इसलिए उसको एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो क्या सोचते हैं, मेरे को और खाने की जरूरत है, तो वो और खाते हैं, और खाते हैं तो और ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनेगा तो और इंसुलिन आएगा, और इंसुलिन आएगा तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस और डैमेज हो जाएगा। समझ आ रहा है एक साइकिल? जैसे जैसे आप खाते जाओगे, इसको हम क्रैक नहीं करना है, क्रैक नहीं करेंगे
तब तक ये रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा और बढ़ता। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो छोटी मोटी चोरी करके पकड़ा गया तो उसको क्या 2 डंडे मारे, पकड़ में आ गया तो वो 2 डंडे मार के चोरी बंद करता है, दूसरे दिन और करेगा, 3 डंडे मारेंगे और करेगा। मारने के बाद उसको क्या लगता है इतना करोगे, इतना मारने के बाद तो हम मतलब हमारी कैपेसिटी है 10 डंडे तक की, 10 डंडे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, तो वहां तक वो चोरी करता जाए। इसको રીઢા ગુનેગાર बोलते ना, ગુજરાતીમાં બોલે ને શું કહીએ આપણે, રીઢો ગુનેગાર કહીએ ને આપણે, એને શું हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस समझते ना, रेजिस्टेंस। जैसे मच्छर की दवाई हम खाते थे, मलेरिया होता था तो हम दवाई खाते थे पहले, लेकिन आजकल दवाई भी बदलना पड़ता है क्योंकि वो दवाई मच्छर जो काट के जाता है तो वो दवाई काम नहीं आती है क्योंकि वो मच्छर भी रेजिस्टेंस हो गए उस दवाई से, वो दवाई उसको लागू नहीं होती, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो सब बीमारी का जड़ है। इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को और नीचे जाओ तो इसको बोलते हैं इंडाइजेशन। मतलब आप कुछ भी खाना खाओ वो खाना आपको लगता नहीं है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसको काट के देखो तो आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अच्छा करो तो सब शुरू हो जाएगा। इसमें मेरा एक प्रश्न बन जाए, हाँ। तो फिर कुछ भी हम डालते हैं तो पूरी सिस्टम रन हो जाती है बॉडी की। तो उसमें एक दाना भी मैंने डाला तो भी पूरा उसको 4 घंटे तक वो चला। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे यूजुअली मैंने सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट लिया, एक बिस्किट, तो अभी पूरा सिस्टम क्यों एक्टिवेट करो, अभी दोपहर को खाना खाना है उसी सम साथ में सब शुरू करेंगे। बॉडी का ऐसा डिजाइन नहीं है, आपने जैसे खाया एक ही बाइट खाया उसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट होना होता है। तो घूमते फिरते तो कितना खा लेते, एक चॉकलेट खा, हाँ वो सब गलत है, खा लिया, गलत है वो। तो जितनी बार इंसुलिन को बुलाएंगे वो गलत चीज है, इसलिए आज तक कुछ भी डाला तो मतलब चालू चला चालू तो वेट लॉस जो जिनको वेट बढ़ जाता है उनको डाइटिशियन के पास जाते हैं तो डाइटिशियन क्या करते हैं उसको हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ, एक साथ ज्यादा मत खाओ, ऐसा सलाह देते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। वो तो एकदम रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, सीधा लॉजिक में बैठ गया ना, आप दिन में 5 बार खाओ 2-2 घंटे थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब 5 बार इंसुलिन को बुलाओ। तो जितना इंसुलिन को बुलाओ उतना ही रेजिस्टेंस मोड में जाएगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना मेटाबॉलिक सिस्टम डैमेज होगी। इसलिए मैं दूसरा बोलता हूँ कि खाने से वेट नहीं बढ़ता है। हमको मैं आपको बोलूँ चलो वेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 ही जवाब आएंगे आपके पास सब भी में से, तीसरा जवाब ही नहीं किसी के पास। वेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, खाना कम मतलब डाइट पे जाओ, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा जवाब है किसी के पास, है ही नहीं। तो एक्चुअली इसमें खाना नहीं खाते हो, लेकिन दवाई खाते। कोई चलो आयुर्वेदिक उकाड़ा ही जैसे दिया उबाल के उसको पीते हैं, तो वो भी क्या इसमें ही गिना जाए? नहीं, उसमें जो कुछ हर्ब्स है, जो हर्ब्स है वो इसको ट्रिगर नहीं करता इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करेगा, वो चलता है। इंसुलिन को बुलाएंगे वो चीज नहीं चलती। तो इंसुलिन को बुलाने वाली चीज क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप जो भी चीज खाते हो उसका हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उससे वो ट्रिगर होता है। आप खाना खाओ लेकिन इसका हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो ये कम ट्रिगर होगा, लेकिन इसका ज्यादा है तो ज्यादा होगा। जैसे मैं बोलूं कि भाई चावल खाओ और गेहूं की रोटी खाओ, दोनों में से किस में ज्यादा आएगा, तो गेहूं जो है उसका है ये HGI बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे कि गेहूं खाओ, जैसे रोटी और सब्जी खाया तो आपका पेट एकदम भर जाता है, ऐसा लगता है मस्त खाया। हाँ, और उसको छोड़ के मैं आपको बोलूं सिर्फ फ्रूट्स खाओ, थाली भर के खाओ, 2 घंटे में भूख लगती है, थाली भर के फ्रूट्स खा लो, वो उतने ही खाओ पेट भर भर के, यहाँ तक भर दो, लेकिन फिर भी 1.5 घंटे के बाद कैसा, बैटरी डाउन वापस। तो उसका हाई ऐसा रहता है। जैसे ये खाया इसका सीधा स्पाइक होता है ऐसा इंसुलिन का, तो तुरंत मजा, पेट्रोल एकदम फुल हो गया,
बराबर। अब जैसे फ्रूट्स खाया तो उसका इतना ही है। हाई ग्लाइको इंडेक्स, हाँ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो जो लीवर में जो जमा करने वाला है वो। नहीं, कोई भी जो फूड खाना है वो खाने के अंदर कितना ग्लूकोज स्पाइक करेगा उसके ऊपर से उसका इंडेक्स नक्की होता है, बराबर। जैसे आप सबसे ज्यादा जो रिलीज होता है वो कौन है? शुगर। और ये हम सब ले रहे हैं। शुगर तो सारी चीज में, मेरे घर पे तो मैंने देखा अभी पूरे सब में, सब्जी में, दाल में, सब में शुगर। अब जितने भी प्रोसेसिंग फूड खाते हो वो सब के अंदर ये है। कुछ ना भी, कुछ भी ले लो आप, पैकेट, एक भी पैकेट उठाओ और उसमें ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जितना भी डालोगे बॉडी के अंदर उतना ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड डेवलप होता जाएगा, बराबर। तो उसके बीमार पड़ने मतलब। हाँ, इसलिए मैं बोला ना, ये लाइफस्टाइल डिसीज है। ये आपके हाथ में है कि आपको बीमार पड़ना है कि नहीं पड़ना है। ये कोई आपको बीमार कर नहीं रहा है, आप जानबूझ के हो रहे हो, लेकिन वो आपको पता नहीं है कि भाई हमको करना कहाँ काम है। इसलिए आप जो खाते हो वो आसपास के लोग क्या खाते हैं वही देख के हम खाते हैं, या हमारे मम्मी पापा क्या खाते थे हम वही खाते हैं। तो गलती तो वो लोग, उनका भी चल ही रहा था, उनको भी पता नहीं था कि करना क्या। लेकिन उनके आप 2 पीढ़ी पीछे चले जाओ, जैसे आपके मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, वो लोग जो खाते थे वही हम खाएंगे तो प्रॉब्लम है। क्योंकि वो लोग जो खाते थे उस टाइम हार्ड वर्क करते थे, ये जो मैंने यहाँ लिखा था 4 से 6 घंटा, तो वो हमारा मिस हो गया। तो वो खाना अभी नहीं चलता है। हम खाने से कंपेयर करते हुए हमारे माँ बाप तो ये खा खा के जिए है, वो तो खाने में कहाँ चेंज करने को आ गया अभी। ये तो हमारे बाप दादा खा खा के मर गए, लेकिन वो खा के मर गए, लेकिन वो काम भी इतने किए। आप क्या करते हो वो तो देखो। आप यहाँ से वहाँ वो दूध की बोतल लेने जाना है तो भी एक्टिवा में जाते, मतलब बॉडी का मूवमेंट वाला पार्ट ही नहीं है, जिसके लिए बॉडी की डिजाइन है। तो मूवमेंट 0, खाना ज्यादा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ से इतना ले लिया ना आपने कि भाई बॉडी को 1 से 2 मील की जरूरत है और जितना हो सके उतना हार्डवर्क, तो खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला किसको समझ में आया? तो और किसको डाउट है तो सवाल पूछो, तो फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि जब मैं खाना खाती हूँ तब मतलब थकान तो हो ही जाती है, लेकिन 1 बजे के बाद मेरी बैटरी लो ही हो जाती है, ऐसा ही समझे। लेकिन कल मेरा उपवास था, फास्टिंग था, फिर भी मेरी एनर्जी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक थी। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, बढ़िया। यहीं पे जाना था अपने को, बराबर, तो आपने वही बोल दिया। तो बस आगे अभी दूसरा जो आज आपने उपवास शब्द निकल दिया तो वहीं पहुंचना था मुझे, तो आपने बोल ही दिया, बराबर। तो जो ह्यूमन का डिजाइन है उसके अंदर जो उपवास समझते, सब लोग समझते उपवास क्या बोलते हैं? उपवास मतलब कुछ नहीं खाना, लेकिन फराल तो खाना है, नहीं खाना। उपवास मतलब साबूदाना चाहे खाना, ओ वेफर, कुछ नहीं, चाय हाँ। वो एक्चुअली उपवास का मतलब होता है कुछ भी नहीं करना, ओनली H2 पानी। जो सिर्फ पानी पीते हैं उसी को उपवास बोलते हैं। उसके अलावा आप अगर चाय पीते हो तो फुल, आप बोलते हो एनर्जी कहाँ से है, इतना एनर्जी तो लिया। बोले मैंने कुछ नहीं खाया लेकिन एनर्जी बहुत रहा, तो एनर्जी तो लिया आपने। 1 कप चाय, उसके अंदर जो कैलोरी फॉर्म जो लोग काउंट करते हैं, मैं कैलोरी कॉन्सेप्ट में इतना नहीं मानता हूँ, लेकिन हम सोच के चलो कि 1 कप चाय, उसके अंदर जो कैलोरी मिलता है उसको अगर बर्न करना है तो कम से कम 1 घंटा आपको रनिंग करना है। इतना पेट्रोल आपने ले लिया 1 कप चाय में से, हाँ, इतना आपने बैटरी चार्ज कर दिया। अभी आप बोलो मेरी कम नहीं हो रही है बैटरी, तो कहाँ कम हो गया? आप घंटा दौड़ते हुए नहीं, आप तो चल चल के चलते हो। क्योंकि इसके अंदर क्या है, शुगर है, तो शुगर जो है डायरेक्ट ग्लूकोज का ही फॉर्म है।
दाल भात रोटी सब्जी है उसमें तो क्या है कि बॉडी को अंदर जाएगा, उसके बाद उसका तोड़ फोड़ होगी, फिर उसका ग्लूकोज बनेगा, बराबर। ये तो आप डायरेक्ट ही ग्लूकोज लिया, बस मतलब सीधा इंसुलिन को सीधा स्पाइक ही किया कि आ जाओ भाई मैनेजमेंट के लिए, बराबर। ये और दूसरा, हाँ, जो आप शुगर वाली जितनी भी आइटम लेंगे, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, अभी हम जो चलते हैं, जो भी आपने सुना होगा पढ़ा होगा, डिजाइन कैसा है, हम क्या सोचते हैं कि भाई 1200 कैलोरी खाओ, 1200 कैलोरी बर्न करो तो बैलेंस हो गया, तो वेट नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट किस को मालूम है? इतना कैलोरी खाना, इतना कैलोरी बर्न कर देना, तो में भी दिखाता है आपको। हाँ, बराबर है। लेकिन ये सही है कि नहीं है, वो देखा कभी नहीं। बॉडी के अंदर दो मुनीम जी है अंदर, एक नहीं है। आपने ये जो ग्लूकोज लिया, शुगर बॉडी को जो पेट्रोल दिया, वो पेट्रोल कहाँ से लिया, उसके हिसाब से उसका हिसाब होता है। जैसे आपने दाल भात रोटी सब्जी खाई, तो दाल भात रोटी सब्जी आपकी बॉडी में जाएगा, उसको डाइजेस्ट होगा, उसमें से ग्लूकोज बनेगा, वो आपकी एनर्जी के लिए काम आएगा। और आपने यहां से लिया, ये लीवर में जाएगा और वहां पे डाइजेशन होगा और ये स्टोर हो जाएगा, ये यूज नहीं होता है। हाँ, लीवर के जितना भी शुगर कंटेंट जाएगा वो लीवर में डाइजेस्ट होता है और वो स्टोरेज में जाता है। और जो दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं वो आपका बॉडी के अंदर सेल में डाइजेस्ट होता है, वो एनर्जी में यूज होगा आपकी बॉडी में। जो फैटी लीवर जो बोलते हैं वो, हाँ, अभी जो उतना भी आप लोग ये प्रोसेसिंग फूड, शुगर वाला फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, ऐसा फूड बॉडी में जाता है, उसकी वजह से बार बार वो इंसुलिन स्पाइक होगा, वो लीवर को लोड पड़ेगा, तो लीवर के अंदर फिर धीरे धीरे फैटी लीवर शुरू हो जाता है। और फैटी लीवर जो है वो जनरली मेडिकल साइंस में हम आज तक देखते थे कि जो ड्रिंक्स करते हैं उनको फैटी लीवर होता है, तो वो माना जाता है कि वो ड्रिंक करता है उसका लीवर डैमेज हुआ। तो आया आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब किसी ने कभी चखा ही नहीं, अल्कोहल का नाम तक नहीं सुना कभी, उसको फैटी लीवर आता है। तो ये कहाँ से आ गया लीवर को डैमेज? क्योंकि आपने इतना कुछ वो बार बार खाया है, तो फैट में डिपॉजिट होके लीवर के ऊपर अटैक करके फैटी लीवर शुरू कर दिया बॉडी के अंदर प्रॉब्लम। तो लीवर जो है बॉडी का मेन ऑर्गन है, ये फैक्ट्री है, इसमें इतने केमिकल बनते हैं पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसी के ऊपर डैमेज शुरू होता है। और लीवर की वजह से डाइजेशन होता है, सबको मालूम है, बराबर। तो डाइजेशन पावर वीक होने से धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम आते हैं। थैंक यू। जितना भी हमने देखा ना अभी, उसको इनके साथ कोरिलेट करके बताता हूँ शॉर्ट में, तो आपको समझेगा कि ये जो चीज में हमने देखी वो उनका इनसे क्या लेना देना, बराबर। किलो टाइम थयो આપણો? अच्छा, આપણે 30 મિનિટ છે ને, અડધો કલાક। तो यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? कुछ डाउट क्लियर हुआ कि कहाँ से गाड़ी चलती कैसे है, बराबर? बैठ जाओ, बैठना है। हाँ, बैठो बैठो। आ जाओ इधर, सबके लिए है। तो उपवास का एक छोटा डाल देता हूँ इसमें, फिर उसके ऊपर मैं क्लियर करता हूँ। इसमें मेरे को एक डाउट हो रहा है कि आपने मोटे आदमी का बताया, हाँ, सेम थियरी पतले आदमी में भी वही रहती, सबका ही। इसका बढ़ता नहीं, उसका कम नहीं हो। हाँ, दोनों में यही मिस्टेक है कि भाई बार बार जो खाने का साइकिल है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम पतले लोगों का स्लो हो जाता है। हाँ, जो मैंने बोला था मेटाबॉलिक सिस्टम, हाँ, तो मेटाबॉलिक सिस्टम से ही फर्क पड़ता है। लोग बोलते हैं कि खाने से वजन बढ़ता है, तो आप खा के बढ़ा के दिखाओ। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो 10 बार खाता हूँ, तो नहीं बढ़ेगा। खाने से बढ़ता तो ये श्रवण भाई मोटे हो जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं हुए, बराबर। और खाने से कम हो जाना, डाइट कम करके अगर कम हो जाना चाहिए तो किसी का कम हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखो तो थोड़े टाइम के बाद वापस बढ़ जाता है। तो खाने से वजन कम ज्यादा नहीं होता है, कौन सा खाना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और मेटाबॉलिक सिस्टम का रेट आप मैनेज करते हो कि नहीं, बैलेंस, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होती है, रेट कि उनका ज्यादा है, इसलिए वो कितना भी खाए तो बॉडी उसको ठिकाने पे लगा देता है, मतलब फैट में नहीं जाने देता है। लेकिन उसका फैट में नहीं जा रहा है तो कहीं और तो जा रहा होगा,
क्योंकि उसका फैट तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो उसका लीवर में स्टोर होता होगा, कहीं और प्रॉब्लम आता है, फैटी लीवर होता है, मतलब ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसके लाइफ में दिखेंगे आगे जाके। बराबर, वो भी हेल्दी नहीं, ये दोनों ही हेल्दी नहीं है। बराबर, ये मेटाबॉलिक सिस्टम बीच का रास्ता जो है वो बैलेंस मोड, वो नॉर्मल है, लेकिन वो करे कैसे, अभी हमको उस तौर पे जाना। अभी तक तो हम समझे कि बॉडी बिगड़ती कैसे है, अभी इसको रिपेयर भी तो करना है, तो हम वो पार्ट अभी समझते हैं कि इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है, और भी एक भी पैसा खर्च किए बिना होता है, सीधा साधा है। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हेल्दी रहना एकदम आसान तरीका है, खर्चीला है ही नहीं। बराबर, सिर्फ पता नहीं है वही गड़बड़ है। जो बच्चे में भी वो सेम प्रोसेस सेम सेम आजकल बच्चों का अगर देखे, जितने भी लोगों का बच्चों के प्रॉब्लम्स होंगे और जो स्कूल में आपकी कंप्लेंट्स आती होगी, तो आप सिर्फ मार्क करो, आप ओवर फीडिंग की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रहे हैं, कम खाने से किसी को नहीं आ रहा है। मम्मी को क्या लगता है कि अरे मेरा बच्चा रह जाएगा, इसको ये कमी हो जाएगी, उसको खिलाओ, सुबह जा रहा है स्कूल उसको दूध पिलाओ, दोपहर को आएगा खिलाओ, वापस खिलाओ। जो खिला खिला के प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चों में एक ही चीज नोटिस करना शुरू कर दो, 1 महीना सिर्फ करके देखो, फिर 1 महीने के बाद फिर मैं वापस आऊंगा यहाँ पे, एक बार 15-20 मिनट हम बैठेंगे, उसका एनालिसिस करते हैं। सिर्फ बच्चे को भूख लगे तो देना, वो नहीं मांगे तो नहीं देना। अंदर से कुछ भी हो जाए, कोई भी भूखा मरता नहीं है। पृथ्वी के ऊपर जितने लोगों को भूख लगती है वो मांग ही लेता है, आप बिना मांगे उसको दो ही मत, इतना समझ लो। सिर्फ दिन में 1 ही बार मांगे तो 1 ही बार दो, 2 बार मांगे 2 बार दो, सामने से इतना एक बाइट भी नहीं देना है, समझ में आया। और बच्चों को दूध मिल्क बिल्कुल नहीं देना है, प्रोसेसिंग फूड, पैकेट वाला फूड 15 दिन में 1 बार देना है। गाय का भी नहीं, गाय का तो मैं तो बोल रहा हूँ गिर गई लेके आओ, अपने यहाँ पे पालो, एसी रखो, उसको साबुन से नहलाओ धोलाओ, उसका भी नहीं। हाँ मतलब इतनी अच्छी केयर करने वाली गाय और उसका दूध कितना अच्छा रहेगा, उसका भी नहीं देना है। बच्चे को दे क्या फिर? खाना पीना, रोटी सब्जी दाल चावल, अगर नहीं खाता तो हाँ नहीं खाते वो प्रॉब्लम अपना है, तो क्या दे? उसको मॉडिफाई करके उसको, बच्चों को हमने आदत क्या डाली है अभी तक कि टेस्टी खाना, जैसे रोटी सब्जी आएगा तो हम नॉर्मल बोलते हैं, जैसे बिस्किट, अरे आज क्या खाएगा, बिस्किट खाएगा, तो बिस्किट के ऊपर हमने क्या दे दिया, बहुत वेटेज दे दिया, तो उसको लगता है कि बिस्किट कोई मजे वाली चीज है। फिर जैसे आप रूटीन खाना खाते हो तो ठीक है, आप पिज्जा खाना तो अरे आज पिज्जा खाएगा क्या, तो पिज्जा मतलब उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। तो उस चीज के बाद उसका मुंह में जो टेस्ट बड्स है वो वैसे डेवलप हो गए हैं। एक्चुअली फूड जो है आजकल दारू व्यसन टोबैको जो लोग खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्टेड बोलते हैं ना, एडिक्टेड। तो ये लोग जो है दारू तंबाकू के एडिक्टेड है, लेकिन हम लोग फूड के एडिक्टेड, हम भी नशीले ही है लेकिन खाने से। सर एक मेरे फैमिली में भी डॉक्टर है, मेरी एक सिस्टर है, एक मेरे अंकल है, तो वो भी घर पे जाते हैं ना तो अपना कोई प्रॉब्लम होता था तो वो यही बोलते थे खाना जब भूख लगे तो खाओ और खाना कम खाओ। तो लोग बोलते थे ये क्या है, ये कौन से डॉक्टर बोल रहे थे खाना कम खाओ, तो कोई मानता नहीं था। लेकिन अभी सर की बात सुना ना तो मैंने बोला कि वो सही बोल रहे। खाना कम भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ पेट भर के खाओ, और कौन सा खाना खाना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या खाना चाहिए, वो पेट भर के खाना है, लेकिन भूख लगे तब खाना है, सिस्टम ये है। या फिर 1 या 2 मील लेना है। अभी आपको बॉडी में जैसे 4 से 5 बार खाने की आदत लगी है, तो बॉडी आपका क्या है, आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक डिजाइन हो गया है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है कि आप जैसे 10 बजे तो आपको भूख नहीं लगा है, लेकिन आप 1 महीने से 10 बजे खा रहे हो, तो जैसे 10 बजेगा तो आपकी बॉडी में अंदर से चालू हो जाएगा भाई कुछ तो डालो भाई, बराबर। अगर आप नहीं डालो तो कोई मर नहीं जाओगे, लेकिन आप क्या है कि 10 बजे चलो खाओ, 12 बजे खा लो, 3 बजे खा लो, 8 बजे खा लो, ये डिजाइन कर दिया हमने। तो इनकी वजह से बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है, उसकी वजह से बॉडी मांगता रहता है, बराबर। लेकिन अपने को भी समझ में आया कि बॉडी की रिक्वायरमेंट ही 1 या 2 बार की है,
तो क्लॉक को रिक्लॉक करना पड़ेगा ना, मतलब बदलना पड़ेगा। हाँ, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है कि आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग 6 से 7 घंटे के बीच में 2 मील लेने होते। 2 मील खाओ आप लोग, सीधा एक पे मत आओ, बराबर। तो पहला मील जब भी लिया उसके 8 घंटे के अंदर दूसरा मील जाना चाहिए, बराबर। जैसे बार आपने 12 बजे लिया, थोड़ा भी खाया तो भी हाँ, थोड़ा मतलब पेट भर के खाओ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। खाओ तो प्रॉपर ही ले लो, तो चलते फिरते खाते वो नहीं गिन। हाँ, वो फिर 12 से 8 के बीच में खाओ। चाय कॉफी वो सब कुछ भी नहीं चलता। 12 से, जैसे मैं अभी आपके यहाँ आया हूँ तो मैं अभी कुछ भी नहीं लिया, पानी पिया, बराबर। अभी 1:30 बजे तक यही पीऊंगा मैं पानी। हाँ, 1:30 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब वो आते हैं उसके पहले जस्ट मैं खाता हूँ, जब ट्रीटमेंट को आते हैं। तो मेरा रूटीन जो अभी क्या है कि मेरा खाना अभी होता है 1 से 2 के बीच में, जब मुझे भूख लगता है उस टाइम, बराबर। और शाम का रहता है मेरा 6 से 7 के बीच में। 7 के बाद खत्म हो जाता है मेरा खाना ही, कुछ भी नहीं। 9 बजे मैं सो जाता हूँ, 9 से 9:30 बीच में। चाय तो कॉफी खाना, चाय तो पीता नहीं, शुगर का एक भी आइटम नहीं लेता, मिल्क नहीं लेता। अपना ये ग्रीन जूस ऐसा भी कुछ नहीं खा सकते? मतलब ग्रीन जूस हाँ, वो सब इसके बीच में मैं फ्रूट्स लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, फिर कुछ भी ग्रीन जूस आया वो लेता हूँ, वो सब कुछ इसके बीच में चलता है। बिना प्रोसेस 3-4, हाँ। प्रोसेसिंग वाला नहीं। सर एक है कि जो चाय नहीं पीते हैं, जैसे उसका टाइम चाय पीने का है और चाय नहीं पीता है तो उसको सिर दुखने लगता है। हाँ, वो उसके ऊपर ही जा रहा हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ बोला ना कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिजाइन हो गया है, तो अभी ये क्लॉक को अपने को क्या करना पड़ेगा, बदलना है, टाइम बदलना पड़ेगा ना। तो मैं तो ये 10 बजे पीता था, मैं नहीं पीऊंगा तो सिर दर्द होगा। मैं 10 बजे नहीं खाऊंगा, मेरा शरीर तो ढीला ढीला हो जाएगा, मतलब एनर्जी डाउन हो जाएगी, मैं काम कैसे करूं, ऐसा महसूस होगा। तो आपको रिक्लॉक करने के लिए 3 से 4 चीज जो है उसके ऊपर सामना करना पड़ेगा आपको, अगर हेल्थ के ऊपर आगे बढ़ना है तो, बराबर। मतलब आप 2 बार खाते हो तो उसमें भी कैलोरी बर्न करनी पड़ती है उसमें। नहीं, मैं लेता ही हूँ उतना, हो तो बर्न ही हो जाती है। हाँ तो रिक्लॉक करेंगे, जैसे घड़ी बदलना है अपने को, तो घड़ी बदलने में क्या क्या दिक्कतें आएगी? हेडेक, सर दर्द होगा। जैसे आप 10 बजे चाय पीते हैं, आप मत पियो तो मरेंगे नहीं। होगा क्या, एक दिन हेडेक होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन बंद। लेकिन अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको हेडेक होगा तो हेडेक के दरमियान आप सिंधव नमक डाल के पानी का 1 गिलास पी लो, वो हेडेक बंद हो जाता है। अपने को प्रॉब्लम क्या है, हेडेक का है ना, तो हेडेक को रिजोल्व करो। चाय की जगह पानी, सिंधव नमक डाल के पानी पी लो तो हेडेक बंद हो गया। हेडेक बंद हो गया तो आपका रिक्लॉक डिजाइन धीरे धीरे बदलने लगेगा, बराबर। ऐसा सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं एक फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ। कोई इतने बजे खाएगा, कोई इतने बजे खाएगा, आप अपने हिसाब से डिजाइन करो जो आपको हेक्टिक ना लगे वो बंद करने में। भाई इसलिए मैं कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ आपको, ऐसा है, मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि सेट आपके हिसाब से करना है, बराबर। तो ये रिक्लॉक करने में एक तो हेडेक होगा, फिर होगा आपको एसिडिटी, छाती में जल नहीं खाया तो एसिडिटी होगा। फिर हो सकता है थोड़ा सा चक्कर जैसा लगे, चक्कर आके गिरेंगे नहीं, कोई चक्कर जैसा फील होगा। लेकिन हम ये सब चीजों को डरन के मारे सीधा खाई से अच्छा चाय पी लो भाई, मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो 10 बजे नहीं चाय मिले रह नहीं सकती भाई, मेरा तो सर दुखता है। पता नहीं कौन डॉक्टर आ गया था क्या तो हम इन सब चीजों को मतलब प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांजैक्शन फेज है। आप क्लॉक को डिजाइन कर रहे हो अलग तरीके से, इसका ट्रांजैक्शन फेज है और इसमें से पास होना ही पड़ेगा। जैसे आपको घर से यहाँ पे आना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अब ऐसे आराम से तो कोई बैठे बैठे नहीं आएंगे, ये इतनी तो मेहनत लगेगी। और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपको मरने के लिए मतलब डेंजर जोन में ले जाएगा, ये सब नॉर्मल है। ये कितने दिन में सेट हो जाएगा? 2-3 दिन बस। सर मिल्क नहीं खाना है, पीना है, और मिल्क के बने में चीज कुछ खाना है तो भी नहीं खाना। मतलब पूरा डेयरी आप बंद कर रहे हो? एक्चुअली तो देखो मिल्क रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप में से किसी का एग्जांपल लो, आप मेरे को जवाब दोगे, बराबर? તમને પૂછી, ચલો તમારું નામ,
आपका नाम? भावना बेन। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे। पहला बच्चा जब आया, जनरली मिल्क कब होता है लेडी को? जब प्रेगनेंसी होगी, जब फर्स्ट बच्चा आएगा तो उसकी डिजाइन के लिए भगवान ने, जिसने भी हमने बोला है, सोचा है, तो मिल्क का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो हम उसको दूध पिलाते हैं, सही है, 1-1.5 साल जो भी हम उसको फीडिंग कराते हैं, फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बंद हो जाता है। फिर 2-3 साल के बाद वापस दूसरा प्रेगनेंसी, वापस दूध चालू, वापस उसको पिलाया। माँ का दूध अमृत जैसा होता है, सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए कि नहीं होता है? कौन कौन बोलता है? हाँ, है, होता ही है ना, माँ का दूध सबसे अच्छा है, तो पिलाना ही चाहिए, है कि नहीं? चलो, तो पहले बच्चे को आपने पिलाया था, दूसरा बच्चा आया, तब भी वापस दूध आया, तो पहले बच्चे को वापस उस टाइम भी पिलाएं कि भाई माँ का दूध है, वो भी पी ले, थोड़ा अच्छा ही रहेगा ना। किस किसने पिलाया? आज तक सुना नहीं होगा किसी ने कि भाई पहला बच्चा है, वो बड़ा होगा, दूसरा बच्चा 3 साल के बाद वापस आया, तो उसके बीच में जो भी गैप है, लेकिन दूध तो उसने पिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देते जाए कि वो भी हेल्दी रहे, क्योंकि माँ का दूध तो अमृत जैसा है, पिलाते। तो ये हमारे 2 पाँव वालों के अंदर ये दूध सेक्रेशन होता है जब बच्चा होता है तब। उसी तरह से 4 पाँव वाले जितने भी एनिमल्स है उसको भी वही होता है, उसको ऐसे ही थोड़ी दूध आता है, उसका जब प्रेगनेंसी होगा, बच्चा आता है, तब दूध आता है ना उसका। तो दूध के अंदर होता क्या है? उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम 2 पाँव वाले हैं, तो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर, दूध के अंदर उस वैसे ग्रोथ हार्मोन्स डिजाइन होते हैं, जैसे बच्चे को ग्रोथ चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो खा नहीं सकता है ना, तो उसको बड़ा होने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन जो चाहिए, वो उसकी दूध के अंदर दिया जाता है। अब ये 4 पाँव वाला है गाय का बछड़ा, उसका साइज कितना है? इतना बड़ा जब आता है, तो हमारे बच्चे से तो बड़े होते हैं ना, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स हमारे जितना होगा कि ज्यादा होगा? तो ज्यादा होगा, तो उसके ग्रोथ हार्मोन्स, गाय का दूध वगैरह वो हमने शुरू किया, तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा शुरू हो गया। आप सिंपल लॉजिकली देख लो, दूध का कंजम्पशन हमारे यहाँ पे बहुत होता है, हर एक घर में होता है, बराबर? ये एक कॉज है, बाकी दूसरे भी बहुत सारे कॉज है जो हमने आगे देखे, उसमें से एक कॉज का देखो तो कंपेरेटिवली अभी अब आईवीएफ सेंटर बहुत ज्यादा खुल रहे, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, बराबर, क्योंकि अभी कंसीव नहीं हो रहा है इतना जल्दी, और पीरियड्स तो भी बहुत फ्लक्चुएशन है, आगे पीछे आगे पीछे। ये सब किसकी बीमारी है? हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स कहाँ से आए? तो आप जो दूध पीते हो उसके अंदर गाय बछड़े, ये जो प्रोफेशनल दूध है, मतलब हम आप जो पीते हैं, हमारी गाय रख के तो पी नहीं रहे हम, कि उसको जो अच्छा चारा है वो खुद चर के जाए और उसको जो पसंद है वो खाना खाए, फिर उसके बछड़े पिए, उसके बचा हुआ दूध हम पिए, बराबर? ऐसा है तो बराबर है, ऐसा तो है नहीं, वो तो दूर का पूरा दूध हम यूज करते हैं, उसमें भी वो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। और आपके यहाँ कौन सा दूध आता है आपको तो मालूम नहीं है, कहाँ कहाँ से ऐसा दूध आ जाता है, और हम वो पीते हैं, तो वो दूध आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, और वही चीज आगे जाके आईवीएफ, हड्डी के प्रॉब्लम। एक्चुअली दूध जो है वो इतना हम ज्यादा क्यों पीते हैं? हड्डी के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि हमको ये पढ़ाया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है, बराबर, ऐसा पढ़ने में आया, लेकिन वो पूरा रॉन्ग है, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है। मेरे पास एक पेशेंट था, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, उनकी मम्मी, हड्डी के डॉक्टर, उसकी मम्मी, उनके घुटने में घसारा आ गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमने कॉमन अभी बोला ना वो। तो जब मेरे पास आए तो मैंने उनको, हमारे जैसे चेक करते तो रूटीन में हमने 2-3 सवाल पूछते हैं। अभी जैसे डॉक्टर की मम्मी थी तो उसको 2-3 सवाल और पूछे। हमने पूछा कि भाई आपने अभी इसके लिए क्या क्या किया, जैसे आपके लड़का डॉक्टर है तो क्या क्या किया? वो बोले कैल्शियम की कमी से हड्डी घिसती है, तो हमको कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया है, और एक गिर गाय का दूध सुबह शाम 1 गिलास पीती हूँ, बराबर, तो ऐसा ले रही हूँ मैं, बराबर है। बोला कितने टाइम से? तो बोले 4-6 महीने तो हो गए। अभी आप ही बताओ, अगर कैल्शियम की गोली जा रही है पेट में अच्छी क्वालिटी की, गिर गाय का दूध जा रहा है, और कैल्शियम की कमी से हड्डी से घसारा हुआ है, तो 6 महीने इतना दूध और गोली खाने के बाद वो घसारा कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? मैंने उसको तीसरा सवाल पूछा, मैंने फिर आपका अभी कैसा है? बोले बढ़ गया, इसलिए तो आपके पास आए। तो इतना दूध और इतना कैल्शियम कहाँ गया? समझ रहे?
एक्चुअली मेजोरिटी केसेस में जो घुटने का जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, नी पेन, तो घुटने का प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी से नहीं हो रहा है। कैल्शियम की कमी तो एक कॉज है, लेकिन घुटने के प्रॉब्लम मेजोरिटी जो हो रहे हैं, अब ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट की स्टेमिना कहाँ रहे, कैसे रहेगी? जैसे ये मैं श्रावण भाई को पकड़ता हूँ ऐसे, फुल जोर से पकड़ लिया, तो ये पकड़ लिया मैंने, ये सब हड्डी आई है ना, ये जॉइंट से मैंने पकड़ा, हाथ के जॉइंट से, तो अभी पावर जॉइंट में है कि किस में है? एक ताकत किस में है? हड्डी की वजह से पकड़ के रखा है कि दूसरी कोई चीज के पकड़ के रखा है? मसल्स में पावर है, तभी मैंने पकड़ा। अभी उसको छुड़ाना है तो छुड़ेगा नहीं। अभी तुम पकड़ के देखो, अभी इसको छुड़ाना है तो छुड़ेगा? अभी जोर से खींचेंगे तो किससे ज्यादा जल्दी छूट जाएंगे वो? नहीं, इनकी पकड़ने से जल्दी छूटेंगे कि मेरे पकड़ने से? क्यों? मसल्स कम है, उसके अंदर मसल्स का पावर इतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी की वजह से वो छोड़ देते हैं। इसी तरह ये जो घुटना है, ये घुटना हड्डी से बना है, लेकिन उसको ताकत कौन देता है? ये नीचे के मसल्स और ऊपर के मसल्स। ये मसल्स के अंदर जब तक आपका पावर नहीं रहेगा, उसकी वजह से आपका बॉडी धीरे धीरे घुटना अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, आपका पाँव अंदर पड़ने लगता है, ऐसा अलाइनमेंट नहीं रहता है। इसकी वजह से घुटने के अंदर की साइड से मेजॉरिटी लोगों को पेन होता है और घसारा शुरू हो जाता है। सूजन भी आ जाती है, सूजन आ जाना, घसारा होना, बैठ के खड़े नहीं हो पाना, ऐसे सपोर्ट लेने पड़ते हैं, बराबर। तो मेजॉरिटी ये जो प्रॉब्लम होती है, इसकी बीमारी किसकी हुई है? मसल्स वीक हुए उसकी, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पे आया? हड्डी पे। तो उसका रूट कॉज क्या हुआ कि मसल्स को स्ट्रेंथ करो और अलाइनमेंट को प्रॉपर करो। समझ आया? जैसे अभी आप खड़े रहो, चप्पल निकल, इधर आ जाइए, सबको दिखा। आप लॉजिक सिंपल एग्जांपल बताओ, मैंने आए तभी देख लिया था उसका, इसलिए अब ये जो खड़े हैं ये नॉर्मल है, बराबर, लेकिन ये रॉन्ग पोस्चर है, बराबर। कैसे पता चलेगा? अभी उनको दर्द कहाँ होता है? यहाँ, ये होता है, बराबर। क्यों होगा? क्योंकि उसका देखो तो पोस्चर ऐसे खड़े, अंदर की साइड मोड़ के। होना क्या चाहिए? नॉर्मल कैसा है? ऐसा कमांडो जो खड़ा रहता है ना, ऐसे पोस्चर होना चाहिए, सीधा। एक तो ये पाँव ऐसे है, इसका मतलब है कि उसका कोर पावर वीक है, कोर का स्टेमिना वीक है, इसकी वजह से पाँव उसके डाइवर्ट हो गए। इससे करने के लिए इसको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, बराबर। और पोस्चर ऐसा होना चाहिए। ये पोस्चर है तो यहाँ कव बनता है, उसके कव है, ये फ्लैट फुट है, बराबर। उसकी वजह से उसको ऐसे अंदर के साइड डाइवर्ट हो गया, ऐसा अंदर डाइवर्ट हो गया, इसलिए लोड कहाँ आ रहा है? पूरा इस जॉइंट्स में, इसलिए उसको उधर पेन होता है कंटिन्यू। क्लियर हुआ सबका? तो आके मुझे देख, आपने बोला ना ऐसे, मैं तुरंत देखा, मैं बोला आपको फिर पर्सनली देख के बताऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक निकला। सर ये ऐसे रहने से मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि इधर से मेरा थोड़ा वो कंफर्ट में चले गए हो आप, ये कंफर्ट में चले गए हो। अभी रिक्लॉक करना है, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ऐसा है, लेकिन आप ऐसे चलो, तो ऐसे चलने में क्या होगा कि कुछ मसल्स को आपने यूज ही नहीं किया, उस मसल्स के ऊपर लोड आएगा, तो लोड आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, अरे ये कैसा कंफर्ट नहीं लग रहा है, ऊपर इसमें मजा आ रहा है ऐसे ही, बराबर। तो जैसे लोड आया इसलिए हम उस तरफ जा नहीं रहे, लेकिन लोड तो लेना पड़ेगा, तभी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बराबर। वरना वो एंड तक धीरे धीरे ऐसे चलते रहे, वो जॉइंट डैमेज हो जाएगा। अभी आपका उम्र कितना है? अभी 35 में उसका हो गया, तो अभी उम्र बढ़ेगा कि कम होगा? तो बढ़ेगा, मतलब घसारा बढ़ेगा कि कम होगा? सिंपल, क्योंकि 35 से 34 नहीं होने वाला है, 6 पे जाएंगे, तो उम्र जाएगी, कोई भी चीज घसती है, घिसती है। तो नेचुरल जो अभी आपको बोला था 80 साल का एग्जांपल किसने दिया था? आपने दिया था। तो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी पप्पा का 80 साल की उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होता ही है, मतलब बॉडी का घसारा होता है नेचुरली। लेकिन हमने ये जो खान पीन बदल दिया, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो इससे क्या होता है? अब बैठ जाए, आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाना मतलब क्या? जैसे हाँ, जैसे भावना बेन क्या बोले? नहीं, आप तमारा नाम भावना बेन, तमें
ये भावना बेन है, एग्जाम्पल के तौर में आप सबका खुद का देख लेना। मैं पूछूं भावना बेन आपकी उम्र कितनी हुई? 46। और मैं उनको बोलूं अरे आप तो मस्त 42 के दिख रहे हो, क्या खाते पीते आप, मस्त दिख रहे आप 42 के, अंदर से भावना बेन को मजा आएगा? हाँ? और जैसे मैं बोलूं अरे आप 56 जैसा लग रहा है आपका, तो और है उसका कितना? 46। और मैं बोलूं कि आपका तो 50 जैसा लग रहा है, तो उसको लगेगा अरे ऐसे दिख रही हूँ क्या मैं? लगता है? तो ये जो दिखावा बाहर से आता है वो बायोलॉजिकल एज से आता है आपका। और बायोलॉजिकल एज है आप कैसे खाते हो, कैसे सोचते हो, कैसे सोते हो, इनकी वजह से आपका बायोलॉजिकल एज डिजाइन होता है। बराबर? तो आप 25 के हो लेकिन 35 से चल रहे हो, आप में से मेजॉरिटी लोगों का अगर बायोलॉजिकल एज निकाले तो सबकी उम्र से ज्यादा निकलेगा, 2 साल 3 साल। बराबर? जैसे मेरा है, मैंने निकाला था, मेरा अभी चल रहा है 45 खत्म हुआ, बराबर 45। तो मैंने मेरा अभी निकाला था तो मेरा लगभग 42 या 43 था, मतलब 3 4 5 महीने पहले निकाला था, तो 3 साल पीछे चल रहा हूं मैं। बराबर? तो ये बायोलॉजिकल एज है। हर एक को अपने को आपकी कितना लंबा जियोगे और कितना हेल्दी जियोगे वो इससे नक्की होता है कि आपका अंदर का मशीन कैसे चल रहा है। पर बाहर की डिजाइन तो चल रही है लेकिन मशीन चलेगा, जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखे तो पाख घूम रही है लेकिन उसको घुमा कौन रहा है? उसका बेरिंग। तो बेरिंग जितना अच्छा है उतना लंबा पंखा चलेगा। कि बेरिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पाख कितनी भी सोने की लगाओ लेकिन वो अच्छा नहीं चलेगा। तो अंदर की मशीन कैसी चल रही है वो बायोलॉजिकल एज से नक्की होता है। और बायोलॉजिकल एज नक्की होती है आपका खान पीन, आपका सोने का 8 घंटे कंपलसरी नींद होनी चाहिए, 8 आवर्स। जितने लोग 8 घंटे नहीं सोते हैं ऐसा सोच लो कि खुद के ऊपर ही त्रास गुजार रहे हो, मतलब आपका बीमार होना पक्का है, तय है, नक्की किया है आप, खुद नहीं। कैसे? नींद से क्या लेना देना? नींद क्यों है, मतलब नींद में क्या होता है? श्रवण भाई परफेक्ट। हम दिन भर कुछ भी खाना खाओ ना, आप एनर्जी लेते हो, बराबर? तो रात को जब आप 8 घंटे सोने जाते हो तो उस सोने के टाइम आपकी बॉडी उसको रिपेयर करती है, अप कर देती है, वापस रिपेयरिंग कर लेती है जो भी डैमेज होता है। लेकिन जैसे आप 8 घंटे नहीं सोते तो उतना आपकी बॉडी का रिपेयरिंग नहीं होगा। और ये कैसे नहीं होगा? निरंतर। जैसे अभी उसका 45 एज हो गया, 42, तो 42 साल तक वो रोज 5 घंटा 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रोज 1 घंटा का वेरिएशन निकलता है, तो धीरे 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 करके बॉडी बीमारी में कन्वर्ट कर देता है। जब बड़ा बढ़ जाता है तब दिखता है अपने को, छोटे में मालूम नहीं पड़ता। तो ये 8 आवर्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 8 घंटा कंपलसरी है सोना बॉडी के लिए। अगर नहीं सोते हैं तो आप खुद के ऊपर त्रास गुजर रहे हो और आप बीमार होना ये तय करके रखा है। क्लियर? चलो अभी हम जा रहे थे कि बॉडी की ये जो सब चीजें हैं इसको रिपेयर कैसे करें। यहाँ तो समझ गए प्रॉब्लम कैसे कैसे होता है, लेकिन रिपेयरिंग करने का तरीका क्या? तो मेन प्रॉब्लम क्या था? इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो गया था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, उसकी साइकिल ब्रेक करके वापस नॉर्मल मोड पे लाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है कि आपको इंसुलिन स्पाइक कम करने पड़ेंगे। मतलब जो बार बार 4-5 बार बुलाते थे उसको इन्विटेशन कार्ड कम भेजना है, बराबर? तो आपका 1 या 2 ही मील हो जाए प्रॉपर। और मील के अंदर क्या नहीं लेना है वो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर आपके हिसाब से उसको प्लस माइनस करो, क्योंकि 1-to-1 पर्सनलाइज होता है जनरली सबका। तो जनरली मेजोरिटी क्या क्या नहीं लेना है, तो एक तो लेना नहीं है शुगर वाली आइटम, बिल्कुल चौकड़ी। शुगर वाला नहीं मतलब चाय वालों के सीधे होश उड़ जाते शुगर वाला नहीं मतलब शुगर भी नहीं, गुड़ भी नहीं और मिश्री भी नहीं, बराबर? उसको छोड़ के फिर चलो सर ने शुगर बोला है, गुड़ तो चलता है। तो ये 100 डैमेज करता है, शुगर 100% डैमेज करता है, तो जो गुड़ है वो 90% करता है, इसका 10 ही कम करता है। लेकिन वो दोनों बहन ही है, काका पापा के भाई है, बराबर?
तो खाने से क्या निकाल सकते हैं हम? शुगर। दूसरी चीज मिल्क, जिसको डाइजेशन पावर बढ़ाना है, एसिडिटी कम करना है। आप जो भी खाते हो उसको आपको लगे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में जाए, उसके लिए मिल्क घटाना है, क्योंकि मिल्क का एक प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के आंतों के अंदर आते ऐसी रहती है। बराबर, हमारा जो भी खाना खाते हैं वो अंदर सब एंजाइम्स ये वो सब मिलजुल के आगे बढ़ते बढ़ते छोटे हाथ में जब जाएगा तो छोटे हाथ के अंदर ऐसे ऐसे ऐसा रहता है हाथ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉल रहते हैं, ऐसे रेसे रहते हैं ऐसे। यहाँ से जब खाना पास होता है ना, उसके अंदर से अच्छी अच्छी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आते हैं उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बराबर। और वेस्ट पार्ट धीरे धीरे आके जाके फिर बड़े हाथ को दे के निकलता है। ये डिजाइन ऐसा रहता है। लेकिन अब जब एब्जॉर्ब करेगा उसके लिए वो हॉल खुला रहना चाहिए। तो जब दूध पीते हैं तो उसके अंदर ऐसा एक प्रोटीन है वो जो आपका हॉल को ब्लॉक कर देता है। तो आप अच्छे से अच्छा चीज ले रहे हो लेकिन वो ब्लॉकेज की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसकी वजह से आप खाया अच्छा लेकिन बॉडी ले नहीं पाती उसको, तो धीरे धीरे करके वेस्ट होता है, फॉर्मेलिटी हो जाती खाने में, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता नहीं है। क्लियर हो? तो दूध वाली आइटम एक तो क्यों नहीं लेना है, मैंने जैसे बताया कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज में तो खास, आप तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। लेकिन डॉक्टर्स, गायनेक डॉक्टर्स बोलते हैं आजकल कि दूध मत लो, बराबर। बच्चों को भी बोलते, बच्चे के डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चों को दूध मत दो। पहले सब बोलते थे पिलाओ पिलाओ पिलाओ, लेकिन अभी बोलते हैं मत दो, क्योंकि सबको भी उसका साइंस समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, बराबर। तो दूध के पीछे बिल्कुल मत भागो, खर्चा कम हो जाएगा ना सीधा। दूध लो तो लेने जाना लेने आना, वो एक तो टेंशन खत्म, और पियो ही मत, कुछ नहीं होता। मेरा लड़का 14 साल का हो गया, आज तक उसको मैंने नहीं बताया कि तू दूध पी, ये खा वो खा। वो दोपहर सीधा सुबह जाता है स्कूल, जाने दो। वो मांगता है उस दिन दो, नहीं मांगता है तो जाने दो, बस। तो खाने पीने के हिसाब से ओवर फीडिंग से पीड़ा होती है सबकी। जितने भी बच्चों का प्रॉब्लम है एक ही सॉल्यूशन है, वो मांगे तब दो, मिल्क वाला मत दो, शुगर वाला मत दो, और रूटीन जो घर का खाना बनाया है उसको मॉडिफाई करके दो कि उसको कैसे मजा आए। जैसे वो बच्चा मांगेगा पिज्जा, जैसे मेरे घर पे क्या होता है कि वो लड़का बोलता है नहीं हमको रोटी सब्जी नहीं पसंद आता है, रोटी सब्जी हम लोगों को मजा आता है, उनको रोटी सब्जी नहीं अच्छा लगता है, उनको क्या चाहिए? पिज्जा। तो हम क्या करते हैं कि भाखरी के ऊपर पिज्जा बना के दे देते हैं। भाखरी को क्रिस्पी बनाओ, वेजिटेबल्स वैसे बाइट्स करके खाए रोटी सब्जी के साथ, या ऊपर लगा के खाए। अपने को तो उसके पेट में डालने का मतलब है, डिजाइन फॉर्मेट बदल दो, चीज वही रखो। ये आपको क्रिएटिविटी बनना पड़ेगा थोड़ा, बाकी कुछ नहीं करना है। वो बोलता है मेरे को मैगी खाना है, गेहूं की मैगी बनाओ और उसके अंदर जो भी अपने मसाले वो डाल के उसको खिलाओ, तो प्रोसेसिंग वाला निकल गया। ऐसा उसको, ऐसा नहीं कि उसको देना नहीं है, देना है लेकिन क्रिएटिव करके देना है, उसको मजा आए। तो शुगर नहीं लेना है, मिल्क नहीं लेना है, बराबर। और आपको वीट, गेहूं जितना कम कर सको उतना ज्यादा अच्छा है। उसके ऑप्शन में लेना है चावल। चावल कोई भी हो चलेगा? हाँ, लेकिन ये बनाने का तरीका, जैसे चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, तो दाल को 8 घंटे भिगोना होता है कम से कम, तो ही बनाना है उसको। डायरेक्ट कुकर में सीटी लगा के बना के दिया, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हम उसको मिलता प्रोटीन है लेकिन मिलेगा नहीं। तो 8 घंटा भिगोने के बाद भी कुकर में बनाएंगे तो चलेगा? हाँ, फिर कैसे भी बनाओ, लेकिन भिगाया तो उसकी वजह से उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। फिर चावल है उसको 3 से 4 घंटा भिगो, ये भिगोएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं भिगाया तो फॉर्मेलिटी वापस। हाँ, राजमा तो 8-8 घंटा भिगोना पड़ता है। हाँ, जैसे अभी कोई मतलब बाहर के दूध पे चलो कहाँ से आता है, जैसे घर के मतलब जैसे गांव में किसान लोग करते हैं तो उनके मिल्क लेंगे तो उसमें नहीं है। मैं तो बोला ना, आप अपने बच्चे का दूध पहले वाले का दूसरे को नहीं पिलाते हो, तो हम गाय का, भैंस का, कुत्ते का, किसका पी लेते हैं। कोई बताता है कि भाई बकरी का अच्छा तो उसका भी पी लेते, कोई बोले ऊँट का अच्छा तो उसका भी पी लेते। हम किसी का नहीं छोड़ते। आप एक एनिमल बताओ
कि गाय का बछड़ा वो बकरी का दूध पीने चला जाता है, बकरी का कभी भैंस का पीता है, पीता ही कभी किसी का कोई पीता ही नहीं। ये एक दो पांव वाले हम ही है जो सबका पी लेते, किसी का भी नहीं छोड़ते। बाकी कोई किसी का नहीं पीता है इस दुनिया में, आप देख के देखो कोई नहीं पीता है। और इसको हम दिमाग बोलते हैं कि भाई, हम सोचते हैं कि भाई इससे मिलता है, लेकिन पहले ऐसा लगता था, लेकिन अभी समझ में आ गया कि नहीं पीना चाहिए। अभी आपको पीना ही है तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में चले जाओ, 2 मील लो, आधा घंटा 1 घंटा हार्डवर्क वाला पार्ट लो, आपकी बॉडी को पहले हेल्दी मोड में लेके आओ, एकदम हेल्दी हो गए, आपका डाइजेशन पावर अच्छा हो गया, ये सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको लगे कि मुझे पीना है, तो गाय का, गिर गाय का दूध जो एकदम ए क्वालिटी का अच्छा रहता है वो आप पी सकते हो। लेकिन उसके पीने का भी रास्ता कैसा है कि दूध सेपरेट लेना है, खाने के साथ नहीं लेना। दूध है वो संपूर्ण आहार है, मतलब दूध लेते हो तो उसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, सिर्फ दूध है तो वो चलता है उस टाइम, जैसा मैंने बोला। हाँ दूध के साथ कुछ लिया नहीं जाता है, जैसे आप दूध पिया तो सिर्फ ओनली दूध ऐसा। लेकिन वो जब आपके डाइजेशन पावर एकदम पावरफुल हो जाए तब तक तो उसको भूल ही जाओ। तो उपवास की बात बीच में आई थी, तो उपवास जो है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ब्रह्मास्त्र है इस पृथ्वी के ऊपर। और आपको कैंसर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, वजन कम कर, वेट बढ़ना उससे बचना है, ओबेसिटी से, आपको ब्लड प्रेशर से बचना है, आपको एसिडिटी से बचना है, आपका इनडाइजेशन है, इन सब बीमारी का जड़ जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो है उपवास। वो भी 1 रुपए के खर्चे बगैर, वो भी बिना, इसमें खाने का भी खर्चा नहीं लगता है उपवास में खाने का भी खर्चा नहीं लगता, बाकी तो उसमें लगता है। तो जिनको वेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उनको पूरा उपवास करना है। ट्राई करके देखो, हफ्ते में 1-1 दिन करो, रोज मत करो। मैं जो करवाता हूँ लोगों को तो 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीने का सिर्फ पानी पे रखता हूँ। अभी कच्छ से एक भाई थे, उसको 138 दिन पानी पे रखा। कच्छ से एक भाई आए थे, 132 दिन, उसका 138 वजन था, 138 वेट था उसका, उसको 107 पे आ गए। 132 दिन पानी पे रखा, वो चल नहीं, मस्त। पहले 138 में वो चल नहीं पाते थे, मतलब उसकी जो मैंगो का फार्म था तो वहां पे जाके वो ऐसे गाड़ी में जाते थे और ऐसे ही देख के फिर वापस घर पे आ जाते, मतलब उतरते ही नहीं थे गाड़ी से। फिर ट्रीटमेंट करते 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 यहाँ पे आ गए। अभी वो उधर जाते हैं, गाड़ी से उतर के पूरे बगीचे में घूमते हैं, यहाँ से वहां तक चल के उसके सांस फूल जाती थी, वो सांस बस फूलना बंद हो गया, मस्त घूमने फिरने लगे और इतना वेट कम हो गया 31 किलो। लेकिन उसको 132 दिन सिर्फ पानी पे। बराबर, तो आपको इतना नहीं रहना है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन रूटीन के अंदर पानी के बीच में हम ग्रीन जूस का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी मतलब पानी, H2O, पानी का मतलब गर्म पानी या ठंडा? रेगुलर पानी, कुछ भी, उसको ठंडा करो, गर्म करो, पेट में पानी डालना है। लेकिन पानी का भी एक क्वालिटी रहता है, आप जो लोग यहाँ पीते हो, घर पे पीते हो, उसको भी बदल सकते हो आप। पानी जो है H2O पानी पीते हैं, उसका TDS वैल्यू 200 से 500 होना चाहिए। ये तो आराम में 70 ही कर देते, 70। ये वेस्ट। क्या बात कर रहे हो? तो पानी जो पीते हैं हम, जो हमारा SMC का पानी जिसके यहाँ पे आता है, वो सबसे बेस्ट पानी है। SMC वाला पानी सबसे बेस्ट पानी है। उसका लेकिन हम TDS भी डाउन ही है, लेकिन SMC का TDS है 200 से ऊपर। अच्छा, हाँ, ये सबसे बेस्ट पानी है, लेकिन हम उसको फिल्टर लगा के डाउन करके पीते हैं। ये बहुत सारे रिसर्च के बाद उसने बनाया है। उसमें जो दवाई आती है उसकी बहुत बास आती है। हाँ, वो अभी एक उसको प्रोसेसिंग करके क्लोरोक्वीन जो भी उसको डालते हैं क्लीनिंग करने के लिए, उसका कुछ इलाज ढूंढो। बस बाकी पानी सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला ये है। तो बारिश के पानी का भी TDS तो कम होता है ना? पानी, लेकिन वो भी लोग पूरे साल स्टोर करके पीते हैं। हाँ। लेकिन मैंने मेरी तरफ से लॉजिकली देखा हाँ। कि वो माघ महीने में वो लोग स्टोर करते हैं, ऐसा कुछ महीना है। हाँ। बराबर,
तो मैं तो ये बोलता हूँ कि माघ महीने में जब तक मिलता है तब तक उसको पियो, तब तक की उपयोगिता है वो आयुर्वेद के हिसाब से। वो सालों भर पीने की उपयोगिता नहीं है कि वही पानी फिर स्टोर करके अब दिन साल भर वही पियो। पानी तो एक्चुअली पीने की हमारी डिजाइन कैसी है, ये सब तो मशीन हमने निकाले बाद में। डिजाइन कैसा है, जहां झरना बहता है, पानी बहता है, वहां से डायरेक्ट पियो। जैसे गांव खेड़े के लोग देख लो तो वो कहाँ कोई ये सब मालूम है उसको, वो जो जल बहता हुआ पानी है वहीं से डायरेक्ट पीते हैं, वही उसका मेन स्रोत है। तो उसका TDS वैल्यू हाई रहता है, अच्छा रहता है। इसको कम करके पिएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पानी का, इसलिए पानी आपको पीते हुए भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बराबर। तो हम कहा थे एक तो उपवास को लाइफ के अंदर ऐड करो जितना पॉसिबल है उतना। उपवास करोगे उस दिन सर दर्द होगा, एसिडिटी होगी, माथे में दर्द होगा, ऐसा हो तो सिंधु नमक वाला पानी 1 गिलास पी लो, रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा रेस्ट कर लो, कम हो जाता है। लेकिन खाओ मत कि चलो अभी तो दर्द हो गया एक चाय पी लो, जीरो। उपवास का मतलब कुछ भी फायदा नहीं होगा। जैसे उपवास के ऊपर मैं पूरा 3 घंटे का एक सेशन ले सकता हूँ, तो आपको उपवास तुरंत कल से करने लग जाओ आप लोग, बराबर। इतना फायदे है उसके, बराबर। लेकिन अभी अपने टाइम की लिमिटेशन है, तो उपवास के ऊपर जिसने रिसर्च किया है उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल प्राइज में उसने क्या बताया है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स उसके बताऊँ तो आपको कल से लग जाएगी चलो करना ही है, उपवास तो करना ही है। इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव है उसका पार्ट, लेकिन अपने को पता नहीं है उसका, इसलिए हम वो करते नहीं है। तो बेसिकली उपवास करो, ये उसका ब्रह्मास्त्र है। 3 चीज खाने में से निकालो, इसको छोड़ के बाकी सब खाओ, बस ज्यादा झंझट नहीं रखना है। हाथ में जो लिया उसको ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में से पास करो। इसमें शुगर है, मिल्क प्रोडक्ट है, व्हीट है, नहीं है तो खाओ, है तो रख दो। ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट में से पास करके खाना खाओ, प्रॉब्लम सोल्व। 1 या 2 मील लो, 2 मील के बीच में 8 घंटे का गैप, और रेगुलर पानी पीते रहो, और 8 घंटे की नींद लेते रहो। और एक चीज है 30 मिनट सनबाथ, धूप लेना। उसके लिए और डिटेल में जाएंगे तो होगा, लेकिन अभी टाइम कम है। इसमें से आपको क्या क्या क्लिक हुआ वो मुझे कोई शॉर्ट में बता दो कि समझ आया, आज का सेशन हेल्पफुल रहा क्या? मेरी सास है, हाँ। वो हफ्ते में 3 या 4 दिन उनका फास्ट रहता है, और वो बिल्कुल कुछ नहीं खाती, पानी ही पीती। तो वो कभी भी दवा ये खाती ही नहीं, बीमार पड़ने फिर भी ऐसे ठीक हो जाते। तो मुझे ये क्लिक हुआ कि अच्छा ऐसा है, इसी वजह से लगता है वो बीमार नहीं पड़ते और अच्छे से रहते। बढ़िया, बराबर। इसलिए धर्म के अंदर उपवास का महत्व डाला है, लेकिन उपवास का लॉजिक नहीं समझा पाया वो क्यों करना है। उसने क्या बोला कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे, आप हनुमान शनिवार रहे हो, हनुमान जी कभी दिखे नहीं, बराबर। तो ऐसा भगवान के साथ जोड़ के आस्थावश हम उसको उपवास करवाते हैं, बराबर। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का पूरा साइंस है, वो भी मैं जब उपवास का सेशन कभी रखेंगे तो उसमें वो कवर करेंगे कि उपवास और आस्था इन दोनों के बीच कड़ी क्या है, क्यों बोलते हैं कि भाई धर्म के नाम पे उपवास करो, उसका फायदा क्या है। उसको बिल्कुल घुटने में दर्द में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बढ़िया है। अभी मैं इनको कनेक्ट कर दूं सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ जाएगा। जैसे वर्टिगो जैसे बोला था, किसी की मम्मी को था, आपकी मम्मी, तो वर्टिगो जो है पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है। उसके वर्टिगो के कुछ अलग अलग प्रकार है, बराबर। जैसे आपने बोला कि उनको ब्रेन के रिपोर्ट कर ले, उसमें कुछ आया नहीं, इसलिए वो पोजिशनल वर्टिगो हो सकता है। उसको कुछ थोड़ा पर्सनल असेसमेंट करे तो ज्यादा समझ में आएगा। और उसकी एक फिजियोथेरेपी कुछ एक्सरसाइज होती है और एक्यूपंक्चर करे तो अच्छा हो जाता है। ये बीमारी बिना दवाई से अच्छी हो जाती है। कमर और घुटने में मेरे प्रॉब्लम था, वापस दर्द शुरू हो गया तो मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ब्रेन में कुछ ज्यादा हो गया है, ऐसे हम लेटते हैं, ये साइड घूमते हैं तो भी कमर फंस जाती है, इसलिए ये पोजिशनल वर्टिगो है, बराबर। ये इसको एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी दोनों में से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर करने वाला अच्छा चाहिए। ये बिना दवाई से अच्छा कर सकते, बहुत सारे पेशेंट अच्छे हुए अपने यहाँ पे। एक बार जाके अपने यहाँ पे अभी गोरदो रिसेंटली एग्जांपल बता दूं, गोरदो रोड पे एक लेडी है, उसको नी को इंजरी हो गई, बराबर, कहीं पे ठोकर लग गई, तो उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होके जैसे वो घर पे आई कि उसको फुल चक्कर चालू हो गए कंप्लीट। तो डॉक्टर घबरा गए, भाई गलती कहाँ हो गई, ऑपरेशन तो इधर किया था, चक्कर यहाँ चालू हो गए।
तो बहुत कुछ पकड़ा, लेकिन पकड़ में आया नहीं। तो उनको एक्यूपंक्चर के लिए किसी ने सजेस्ट किया मेरे यहाँ पे, उसके पापा नहीं, वो बोले मैं अच्छा हुआ हूँ, आप लो उधर। उसको ट्रीटमेंट शुरू किया, तीसरे दिन से उसका वर्टिगो बंद हो गया, थर्ड डे, तीसरे दिन से। बराबर, इतना सीवियर था, दवाई वो बंद करा दिया। अभी आजकल एक भी चक्कर नहीं आता है उसको। तो ये पोजिशनल वर्टिगो है जो आप बता रहे हो ना उसको, फिर भी पेशेंट को जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। उसके बाद हेयर फॉल। हेयर फॉल का मतलब क्या है? ये जो हेयर है वो हमारी बॉडी का नाखून, ये नाखून और ये हेयर, ये हम क्या खाते हैं उसका आउटपुट वहां दिखता है। आप कौन सी चीज कैसी खाते हो उसका लास्ट आउटपुट हेयर में दिखेगा और नाखून में दिखेगा कि आपका हेयर ग्रोथ कैसा है, हेयर फॉल कैसा है। इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में जा नहीं रही है। इसका कॉज ये है, आप खाते हो सब कुछ लेकिन बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है इसलिए हेयर फॉल के चांसेस बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम डैमेज होती है। मेटाबॉलिक सिस्टम क्यों डैमेज होती है? क्योंकि हमारा खान पीन का जो तरीका है वो मल्टीपल टाइम से, बराबर, हम जनरली अच्छी अच्छी चीजें उसमें वैल्यू देख के खाते हैं। जैसे दूध पीते हैं तो उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन मिलता है कि नहीं वो पता नहीं है, बराबर, लेकिन हम देखते हैं उसमें वही है। जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें अच्छे मिनरल्स है, विटामिन है, उसलिए खाते हैं। वो विटामिन मिलेंगे कि नहीं वो पता नहीं है अपने को, वरना इतना खाते तो हेयर फॉल बंद हो जाने चाहिए न्यूट्रिशन वाली चीज खाने के बाद, लेकिन वो लग नहीं रहा है बॉडी को। तो डाइजेशन पावर को अच्छा करेंगे तो ये कम हो जाता है। नी वाला जो मैंने आपको लॉजिकल बताया कि मसल स्ट्रेंजिंग जो है उसके ऊपर काम करो तो नी वाले प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। नी वाले के लिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, तो इसके लिए खास करके एक्सरसाइज वाला पार्ट और मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाला पार्ट ये कंपलसरी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था 4 से 6 घंटा हार्डवर्क, उसमें सब आ जाता है, लेकिन अपने पास अभी ये नहीं है हार्डवर्क वाला पार्ट, इसलिए मसल्स धीरे धीरे वीक होते हैं। इनकी वजह से जॉइंट्स पेन, कमर वाले स्लिप डिस्क, मणके से नस दब जाना, ये सब प्रॉब्लम अभी बहुत कॉमन हो गए हैं। एलर्जी। एलर्जी में बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे रूम में कितने लोग हैं हम, 20, 25, 30 लोग हैं, तो जैसे कुछ हुआ तो तुरंत तुमको छींक चालू हो जाएगी, सर्दी खांसी हो जाती, बार बार होती है, ऐसे बोल रहे थे? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि गला भी खराब रहता है और कफ ज्यादा होता है। मतलब ये बार बार हो रहा है ऐसा बोल रहे हो तुम? हाँ, मतलब दूसरे के कंपेयर में, जैसे घर में आप 4-5 लोग रहते होंगे उसके कंपेयर में आपको जल्दी हो जाता है, बार बार हो जाता है, बराबर। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, बराबर। इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? खाना पीना क्या खाते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, उसी से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाहर से कोई टेक्निक नहीं है, अंदर का मटेरियल अच्छा करो, इम्यूनिटी बढ़ जाता है। जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी एलर्जी वाला प्रोसेस कम हो जाएगा। इंडाइजेशन, जैसे हमने बताया, पेट खराब होना। एसिडिटी, सेम वैसा ही कि आप क्या खाते हो उसी का आउटपुट है एसिडिटी, इंडाइजेशन। माइग्रेन। माइग्रेन जो है, आज हमारा इमोशनल पार्ट काफी कम हो गया लेना, जो मुझे लेना था, क्योंकि इसी में काफी अपना चला गया लॉजिक समझ। माइग्रेन के जितने भी पेशेंट मैंने देखे अभी तक, उसके मेजोरिटी लोगों के केसेस में उसके साइकोसोमेटिक कॉज ज्यादा निकला है, उसके पैथोलॉजिकल में कुछ आता नहीं है। जैसे अभी किसी ने बताया कि माइग्रेन है, उसके रिपोर्ट्स कराए, MRI कराए, उसमें कुछ नहीं आता है, कहीं पे आता है, कहीं पे रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उसको सर दर्द होता है, हाथ दर्द, तो क्यों आ जाता है बार बार? ऐसा कुछ होता है कि घर में कोई भी माहौल में थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो प्रेशर ले लेते हैं मम्मी तो वापस। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा समय लो, कितना टाइम? 5 मिनट। ये जो माइग्रेन है, बाकी जो डायबिटीज वाला, हाइपरटेंशन जो मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उपवास जैसे थोड़े थोड़े करते जाएंगे, 1 या 2 मील करेंगे, 8 घंटे की नींद करेंगे, सब में धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। PIVD मतलब कमर की नस दब जाना, उसका कॉज है। ओबेसिटी हमने देख लिया। अभी ये जो माइग्रेन है उसको इमोशनल पार्ट एक देख लेता हूँ। अभी जितना डाइजेशन पावर का जितना भी रोल है अच्छा करने का, उसमें थॉट प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस वहाँ क्या काम करती है। जैसे मैंने कुछ भावना बहन को बोल दिया अभी, तो अभी हफ्ते भर तक वो मन में लेके घूमते रहेंगे, बराबर, कि भाई मेरे को तो सबके बीच में कुछ बोल दिया था, कभी भी कुछ बोला था,
तो मैंने कुछ बोला, उसको लग गया बुरा, वो बुरा लग गया। उसका जो पेन है, वो पेन अगर आप कैरी करते हो कंटिन्यू, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स इसको डैमेज करता है, बड़ी आंत को। हमको कोई किसी ने बोल दिया है, वो अगर हम सालों तक उसको पेन लेते रहते हैं तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है क्लीनिंग करना आपकी बॉडी का, बस। तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है धीरे धीरे। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका डाइजेशन पावर धीरे धीरे वीक होने लगता है। उनकी वजह से वो कनेक्शन डैमेज होता है पूरा जो साइकिल। समझ आया? जैसे आपकी मम्मी को माइग्रेन है, तो माइग्रेन वाले केसेस में ज्यादातर मैंने देखा है उन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है और वो गुस्सा दबा के रखते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादा, बराबर। तो जो लोग गुस्सा आता है आते हैं, मतलब रिलेशनशिप में क्लियर नहीं हो पाते, उनको वो चीज फिर माइग्रेन के रूप में बाहर आती है। समझ रहे? क्योंकि लीवर जो है उसका इमोशंस है एंगर और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब उसके इमोशंस है। ये इमोशंस रहेंगे, वो लीवर को डैमेज करता है। और लीवर का और गॉल ब्लैडर, ये दो चैनल ऐसी है जो ब्रेन को ऊपर की टाइप एनर्जी को सप्लाई करती है। तो जैसे ऐसे एंगर रहेंगे, ऐसे इमोशंस रहेंगे, तो इसका साइकिल धीरे धीरे फ्लो कम हो जाता है और ब्लॉक होता है कहीं पे, और सर की तरफ जाके वो फायर कन्वर्ट करता है। हाँ, ऐसे दोनों साइड रहती है, डाइवर्जन दोनों साइड है, लेकिन कोई भी एक साइड पे अटैक ज्यादा आता है, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, ऐसा। इसको हम मेडिकल के अंदर माइग्रेन बोलते हैं। लेकिन इसका रूट अगर बैठ के निकालो तो उसको ये सप्रेस हो रहा है सब चीजें, मतलब कहीं पे वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, कुछ प्रॉब्लम से वो बता नहीं पाती, अंदर के अंदर घुटती रहती। ये जो घुटन है वो बीमारी के फॉर्म में बाहर आता है। ये थोड़े डीप में जाना पड़ेगा उसको बैठ के। तो ये यहाँ पे अगर उसको सुनना शुरू करे धीरे धीरे सामने वाले को, तो थोड़े हल्के होने लगते धीरे धीरे वो, फिर धीरे धीरे इसे आउटलेट निकलता है बाहर। हाँ, लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों एक्यूपंक्चर की थियरी के हिसाब से हस्बैंड वाइफ है। उसकी बॉडी के अंदर एक एक चैनल रहती है, ऐसी मेरिडियन चैनल बोलते हैं, उसमें एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। जब एनर्जी का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है या बढ़ जाता है, तो माइग्रेन के अंदर जनरली ये बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तब जाके वो क्या करता है, ऊपर जाके फायर में कन्वर्ट होता है। तो ऊपर कौन है? हेड। तो हेड में वो हेडेक के फॉर्म में बाहर आता है। इसलिए जिनको माइग्रेन है उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आती रहती है। उसको अगर वॉमिट हो गया तो उसको अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको आउटलेट चाहिए, निकलना है बाहर। तो निकल नहीं पाएगा तब तक वो हेडेक के फॉर्म में रहेगा। जैसे निकल गया तो दर्द शांत हो जाता है। फिर हमारा जो डाइजेशन करता है मेन हमारी बॉडी में है वो स्टमक, और एक पार्ट है स्प्लीन। इनका जो इमोशंस है वो है स्ट्रेस। जितना चिंता और स्ट्रेस ज्यादा, उतना ही आपका स्टमक और स्प्लीन वीक होगा। जितना स्प्लीन और स्टमक वीक होगा उतना इंडाइजेशन बढ़ेगा। इंडाइजेशन बढ़ेगा, फिर लेडीज के अंदर मेंसेस पीरियड में जितने भी डिस्टर्बेंस है वो सब यहाँ से शुरू होंगे, स्प्लीन से। तो स्प्लीन को अच्छा करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। ये सबसे ज्यादा रूट कॉज है, स्प्लीन और लीवर, ये दो लेडीज के अंदर। इनकी वजह से तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं ज्यादा, तो बॉडी के हार्मोनल साइकिल को डैमेज कर देता है। इसकी वजह से पेन ज्यादा होना, ये सब। अभी मुझे कुछ पॉइंट्स भी बताने थे आपको, इमरजेंसी में काफी कुछ था मेरे पास तो, लेकिन अपना सेशन बहुत चला इसलिए वो नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट बार कभी कवर करेंगे कि इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हो, बराबर, तो उसको कैसे हैंडल कर पाए। इसको कंक्लूड कर लो। तो सेशन कैसा रहा? ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया, काफी क्लियरिटी मिली। तो बेसिक मैंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, सिर्फ नॉलेज दिया कि आप कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, जिससे आपका धीरे धीरे अप्लाई करके रिवर्स कर सकते हैं सभी एरिया में, बराबर। तो बाकी तो अभी और कुछ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, लेकिन आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, तो मजा आया। कभी नहीं, मेरे मन में तो ऐसा ही आया अभी कि बढ़िया एकदम इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा सेशन रहा। हमको समय भी कम पड़ा,
तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अभी मैं अप्रैल महीने तक यहाँ पे हूँ, तो अपन ये हेल्थ की पूरी एक सीरीज ही कर लेते हैं। और उसका हमने जैसे वो मॉन्टेसरी कोर्स का पूरा सीरीज किया था, वैसे सर के साथ अपन कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी हम पूरा रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं प्रोफेशनल, तो हमारी चैनल पे फिर सिस्टमेटिकली अपलोड भी हो जाएगा, 4, 5, 6 जो भी सेशन होंगे वो। तो बाद में आप लोग कभी भी इसका यूज कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, तो एक व्यवस्थित पूरा डॉक्यूमेंट्री हो जाए। तो सिस्टमेटिकली मैं सर के साथ बैठ के प्लान कर लूंगा कि हर 15 दिन में एक सेशन अगर हम लोग यहाँ पे करें 2 घंटे का, अपन इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं, सैटरडे को पूरा छुट्टी कर सकते हैं बच्चों का, और 2-2 घंटे के 2 सेशन भी कर सकते हैं। तो सर को दूर से आना है तो बार बार आना भी ना पड़े। 15 दिन का बराबर, 15 दिन में ऐसा एक करेंगे तो अपना पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, और अपना जो शरीर कैसे हमको रखना है बढ़िया, उसके बारे में एक पूरा बेसिक नॉलेज ही आ जाएगा, अपन बीमार ही ना पड़े ऐसा अपने को मतलब अकल आ जाएगा। तो इतना अपन करेंगे। इमोशनल वाला पार्ट बहुत ही अच्छा है, वो एक बार हाँ। सीखना ही पड़ेगा। अब फिजिकल में कितना भी काम कर लो, हाँ। यहाँ पे काम नहीं किया तो वो पीड़ा रहेगी रहेगी, हाँ, तकलीफ वैसे की वैसी रहने वाली, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये पार्ट अपना पेंडिंग है, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। आज का जो सेशन है उसका टेक अवे हम लोग सब अभी मैं ही बता देता हूँ, समय बहुत कम है। 2-3 टेक अवे मेरा बहुत मेजर रहा कि सबसे पहले तो डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 चीज से ही अपन अपने बॉडी को रेडी कर सकते हैं। और डाइट में मैंने समझा आज कि भाई बार बार खाना नहीं है, 2 ही बार खाना है, और 2 बार में भी क्या अवॉइड करना है, शुगर अवॉइड करना है, गेहूं की आइटम अवॉइड करना है, और मिल्क प्रोडक्ट अपने को अवॉइड करना है, 3 आइटम। और दूसरा जो है वो चावल और दालें कम से कम 8 घंटे उसको भिगो के बाद में बनाओ, और चावल को कम से कम 4 घंटे भिगो के बनाओ। इतना प्रैक्टिस मैं तो आज से ही करने वाला हूँ, आप लोग भी देख लो। और हफ्ते में मैं 1 दिन उपवास भी कर लूंगा, जो पूरा पानी से करना है 24 घंटे वाला, हर रविवार को उपवास में करूंगा। कल मेरा रविवार ही है, मैं लिख के भेजूंगा आपको ग्रुप में कि मेरा हो गया, डन। आप लोग भी आपका हो जाए होमवर्क तो भेज देना, हम बच्चों को होमवर्क करवाते हैं ना, तो पहले हम कर ले होमवर्क। और दूसरा ये कि आप सब, अभी समय नहीं है, लेकिन आप सब अपना नाम और पूरा आप लिख कर कि आज का आपका टेक अवे क्या रहा, सेशन कैसा रहा, और आगे आपको कौन कौन से प्रश्न है, तो आप सब अपना अच्छे अक्षरों में लिख कर मुझे सोमवार को दे देना, मैं सर को सबमिट करवा दूंगा, तो सर भी पूरा एक बार पढ़ ले, और आगे के सेशन को और अच्छा अपन डिजाइन करके यहाँ पे आपकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसको उसके ऊपर बात कर सके। ठीक है, इतना बराबर। तो सर का थोड़ा सा अब यहाँ पे एक छोटी सी गिफ्ट पिंटू में देके, सर पहली बार आए हैं स्कूल में, आप लोगों ने ध्यान से सुना, वही है ना, गिफ्ट है। बस हम उसको फॉलो करेंगे। सवाल जो पूछे उसी से ही अच्छा डिजाइन हो गया। चलो जोरदार तालियां। थैंक यू।